अर्जुना नीट बैच के अंदर। आई होप सो मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? एक बार थम्स अप कर सकते हो? अरे लेट ओपी भाई, पहला दिन है, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, तो भैया कैसी चल रही है जिंदगी? 10th पास करके कैसा लग रहा है? जिंदगी में एक सर्टिफिकेट एग्जाम आपने पास कर लिया है और बहुत जल्दी आप एक बहुत अच्छे इंडिया के फ्यूचरिस्टिक डॉक्टर बनने वाले हो। आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब, सभी का बहुत दिल से स्वागत है, सब लोगों का। यहां पर एक नई जर्नी शुरुआत हो रही है, एक नया सफर चालू हो रहा है जो थोड़ा अलग है, थोड़ा सेक्रीफाइस डिमांड करेगा, थोड़ा पढ़ाई डिमांड करेगा, थोड़ी नए अप्रोच को डिमांड करेगा। तो उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से मेंटली सोच के आए हैं कि आप किस एग्जाम की तैयारी करने आए हैं। ठीक है, आपको पता है ना आप किस एग्जाम के लिए आए हो। यहां पर भैया, हाँ, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th नहीं होने वाली है। क्लास 11th आपके स्कूल का या आपके एनसीईआरटी का नहीं होने वाला, उसके साथ साथ एनसीईआरटी और बुक स्कूल तो कवर होगा ही होगा, प्लस एक अलग लेवल पर लेके जाएंगे हम लोग, जहां पर नीट हो, चाहे मतलब उस लेवल के जितने भी एग्जाम्स हो, वो सब कुछ आप क्लियर करने वाले हो। ठीक है, हाँ, ये अलग लेवल की चीजें हैं, अलग लेवल का बंदा है भाई यहां पर। ठीक है, क्या? अच्छा, ओके, केमिस्ट्री की बुक्स कौन सी लेनी है, सब कुछ बात करेंगे भैया। आज तो अभी जस्ट पहली बार मिल रहे हैं हम लोग, तो एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। अभी रिजल्ट नहीं आया। अरे भैया, तुम्हें इसमें डाउट है क्या कि 10th पास नहीं कर पाओगे? यार कैसी बात कर, रिजल्ट तो बस ये बताएगा इतने नंबर आए, उतने नंबर आए। इसमें डाउट थोड़ी ना है कि 10th सर, सर जानते हैं सर, डर तो थोड़ा थोड़ा लगता है। नहीं, हाँ, ये बोल सकते हैं नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी के भैया ज्यादा परसेंटेज आएगी, किसी की थोड़ी कम आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो भैया बहुत ही स्वागत है सबका एक बार फिर से। मॉड्यूल्स सब कुछ बात करेंगे बेटा, सब कुछ बात करेंगे। बस पहले हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं क्या है। मेरा नाम है सुधांशु और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केमिस्ट्री का एक ऐसा पोर्शन, फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर फिजिक्स का मजा है, न्यूमेरिकल्स हैं, मजेदार चीजें होंगी। मतलब मैथ्स और फिजिक्स को मिला दो, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अलग ही लेवल पे चलने वाले हैं। यस यस यस, बहुत बढ़िया। अलग स्टेट बोर्ड से आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप सीबीएसई से आए हो, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से आए हो, इस बैच में सब बराबर है भाई। इक्वलिटी यहां पर इससे ज्यादा नहीं दिख सकती। पूरे इंडिया के हर मतलब किसी भी स्कूल से हो, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी बोलते हैं ना कि आपने कौन सा 9th-10th में क्या पुण्य किया है, क्या पाप किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आज से और अभी से स्टार्ट हो जाइएगा इस बैच के अंदर। आज से केमिस्ट्री चालू हो रही है, फिजिक्स और जूलॉजी आपकी लास्ट डे स्टार्ट हो गया था, आज से केमिस्ट्री चालू हो रही है। और केमिस्ट्री भैया जिंदगी का मतलब बेहतरीन सब्जेक्ट में से एक है। डॉक्टर बनने के बाद सबसे ज्यादा यूज करोगे तो केमिस्ट्री यूज करोगे। दवाई लिखोगे ना भाई, दवाई मेडिसिन जो लिखोगे वो सारी केमिस्ट्री तो है, केमिकल्स ही तो है। पैरासीटामोल ये सब क्या है, डिटॉल क्या है, केमिकल ही तो है। तो भैया एक अलग लेवल की लाइफ होने वाली है और इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा होने वाला है। ठीक है, तो चलो हम लोग थोड़ा बात करते हैं पहले। आज पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है, पहली बार मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ डे 1 की बातें कि आखिर ये सब्जेक्ट में क्या क्या डिमांड्स हैं, आपको क्या क्या चीजें करनी है, थोड़ा सा अलग क्यों है ये, कैसे हमें स्कूल को या बोर्ड्स को और नीट को कैसे साथ में बैलेंस करना है। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। डे 1 पे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे, स्कूल स्टार्ट होंगे, बहुत सारे लोग थोड़े कुछ मतलब होता है ना कि भाई आस पड़ोस को देख के थोड़ा डिमोटिवेट होते रहते हैं कि अरे बार वो 1-2 लाख रुपए दे के गया है, वहां पढ़ रहा है, हाँ, नई नई ड्रेस पहन के रोज दिन जा रहा है शाम को, मैं तो घर पे ही पढ़ रहा हूं, तो पता नहीं मेरा क्या होगा। बेटा इन सारे सवालों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते और फिर उसके बाद हम लोग अपनी कहानी को स्टार्ट कर लेंगे। तो भैया मैं तुमसे एक सिंपल सी बात करना चाहता हूं। आज हम लोग डे 1 पे हैं, ठीक है, डे 1 पे है तो हम लोग बोलते हैं कि आज से आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ की एक नई जर्नी में जा रहे हो। बेटा सीधी सी बात है, यहां पर ना ये पहली बार तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हो रहा होगा, ये फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। अगर तुम्हारे पेरेंट्स सुन रहे हो तो बेटा उनको ही मैं बता दूं, फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ आप पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन 2 साल 2.5 साल तक करने वाले हो। मतलब जो टॉपिक आज से चालू होगा, ये टॉपिक जो आज से चालू होगा, हर एक दिन एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम
हॉल में, 2 साल बाद 2.5 साल बाद जो एग्जाम हॉल में होने वाला है वहां तक की तैयारी करा रहा होगा। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा। तो ऑब्वियस है जब कोई चीज नई नई की जाती है तो उसके लिए थोड़ा सा मेंटली और थोड़ा सा बोलते हैं उसकी प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन पे थोड़ा वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो हम सब लोग एक बार एक काम करते, हमारा टारगेट क्या है? तो हमारा टारगेट है सर, देखिए हमारा सफर जो है ना वो है नीट 2028। अब सर अभी तो बहुत टाइम है। कितने लोग तो ये बोल रहे थे 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया का पता नहीं, लेकिन 10th बोर्ड हो गया, उसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, कितने लोग थे ना 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। तो भाई साहब वो तो हुआ नहीं। तो 2028 तक दुनिया चलने वाली है और हमारी दुनिया तो और भी बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, 2028 में हमें नीट देना है। लेकिन क्या हम यहां पर आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज हमारा 14 अप्रैल, भाई साहब 14 अप्रैल 2026 है। सर यहां पर सबसे जो बड़ी बात है ना कि ये 2 साल, ये जो नेक्स्ट 2 इयर्स है, नेक्स्ट 2 इयर्स जो है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा अगर पढ़ाई कर रहे हो, आप इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे तो सबसे बेहतरीन साल होंगे। हमारी आपस की एक दूसरे की जो मजेदार फनी बातें होंगी, अलग अलग चीजें होंगी, हमारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। किस दिन पढ़ने का मन नहीं होगा उस दिन भी मैं जबरदस्ती पढ़ाऊंगा, और जिस दिन पढ़ने का मन होगा उस दिन खूब पढ़ाऊंगा। ऐसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आने वाले। किस दिन हो सकता है कि अरे यार लगे कि सर क्या कर रहा हूं मैं, ये कैसी लाइफ हो गई है। ये सब कुछ होने वाला है। ये रास्ता भाई साहब स्मूथ नहीं जाने वाला। किसी को लग रहा हो ऐसे स्ट्रेट हाँ सर ऐसे चला जाएगा, नहीं जाएगा। प्रिपरेशन बेटा ऐसे होती नहीं है। आपको लगता हो ऐसे जाएगा, नहीं 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 सर। मैं आपसे बस आपके प्रिपरेशन के लिए कुछ बात बोलना चाहता हूं। अगर आपने नीट सोचा हुआ है, डॉक्टर बनने वाले हैं, अगर आपका नाम यहां पर, अगर आपका नाम भैया एक्स है, तो यहां पर आपको 2 साल बाद आपका नाम क्या हो जाएगा? डॉक्टर एक्स हो जाएगा। ये जो प्रीफिक्स लगता है नाम के आगे, ये जो सर हाँ अपना जो नाम चेंज होता है, नाम के आगे जो एक बोलते हैं लाइफ लॉन्ग जो उपाधि लग जाती है डॉक्टर की, बेटा ये जो प्रोसेस है इतना आसान नहीं होता। सच बता रहा हूं, आज बहुत सारे लोग अभी लाइव देख रहे हैं और ये गारंटी दे रहा हूं, क्या सर क्लास अटेंड कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिलेक्शन होने के लिए देखो क्या क्या चीजें चाहिए। मैं तुमसे सिंपल सी बातें कर रहा हूं बेटा, ये जो रास्ता है इतना स्मूथ नहीं होने वाला। हमें क्या चाहिए, मैं तुमसे बस मांग रहा हूं कि बेटा आपको बस एक काम करना है। पहले 2 मंथ्स, फर्स्ट 2 मंथ्स मैं आपसे मांग रहा हूं, फर्स्ट 2 मंथ्स मतलब 1 जुलाई 2026 तक, ये जो बेटा होता है ना, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं फर्स्ट 2.5 मंथ, यहां तक जो होता है ना ये आपका टेस्टिंग फेज है। टेस्टिंग फेज किस चीज का? कि सर आप साइंस को लेकर कैसे जी रहे हो, कैसे देख रहे हो। टेस्टिंग फेज मतलब क्या? कि सर आप नीट के लिए कैपेबल या वर्क कर सकते हो या नहीं, आप स्कूल के साथ नीट की तैयारी कर सकते हो या नहीं, आप ऑनलाइन बैच के साथ कैसे चल सकते हो या नहीं। ये तुम्हारा एक टाइप से टेस्टिंग फेज है। सच बता रहा हूं तुम्हें बेटा, अभी हो सकता है 10 दिन बाद 5 दिन बाद लगे कि यार सर बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ चीजें हो रही है। इतना याद रखो बेटा, सिर्फ और सिर्फ पहले 2.5 महीने 2.5 मंथ अगर आप इस बैच के साथ डेली रोज दिन शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 9 बजे तक बैठ गए, चुपचाप पढ़ाई करते रहे, मन हो ना हो कोई दिक्कत नहीं। पहले 2.5 महीने बेटा सबसे ज्यादा क्रूसियल होते। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर आप डिसाइड करना शुरू हो जाते हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो। भैया यहां पर ही स्कूल वालों का प्रेशर अलग से, पेरेंट्स का प्रेशर अलग से। आप खुद नहीं समझ पाते हो कि आपने क्या कर लिया है, पीसीएम लिया है कि पीसीबी, क्या ले लिया है मैंने। ये सब चीजें, फिजिक्स पढ़ता हूं केमिस्ट्री भूल जाता हूं, केमिस्ट्री पढ़ता हूं बॉटनी भूल जाता हूं, अलग ही लाइफ होती है। लेकिन पहले 2.5 महीने जिसने ये फेज पास कर लिया, यहां पर आपको सच बता रहा हूं, पहले 2.5 महीने बस आपको फर्स्ट 2.5 मंथ अपने आप को बस कंट्रोल करके खुद से मन मार के टीचर्स की हर एक बात माननी है। मतलब क्लास करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा। कोई बोले ये किताब करो वो किताब करो, कुछ मत करना। पहले 2.5 महीने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पहले 2.5 महीने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बेटा, आपको क्लास अटेंड करनी है। पहले 2.5 महीने सिर्फ और सिर्फ क्लास अटेंड करिए। सर क्लास अटेंड करने के बाद सर क्लास के क्वेश्चंस करिए, क्लास के क्वेश्चंस करिए। इसके अलावा सर जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, डीपीपी जो होती हैं सर, डीपीपी और मॉड्यूल होमवर्क या फिर जो भी क्लास में होमवर्क मिले सर, एनसीईआरटी के साथ जो भी आपको होमवर्क मिले बस इतना ही कीजिए। इसके अलावा बेटा अभी पहले 2.5 महीने में कुछ नहीं करना।
ये बस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बेटा, और ये आपकी जर्नी होने वाली है, इसीलिए डे वन पे बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अगर बगल में बैठे तो उनको ही बोल दूं कि भाई साहब प्लीज अपने बच्चों को प्लीज 2.5 मंथ्स ऑब्वियस है, पहले ही उनको ये फील होने दीजिए कि वो 11th में आ गए हैं। ये पहला जो 2.5 मंथ है उनको फीलिंग वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो टाइप के लोग होंगे। सच बता रहा हूं, मैंने कोई यहां पर कोई एक्स्ट्रा चीज मत करना, सच बता रहा हूं, नोटबुक में तू अभी लिख ले, कुछ एक्स्ट्रा मत करना, तू क्लास करना, क्लास के क्वेश्चंस करना, क्लास में डीपीपी मिलेगी, मॉड्यूल का होमवर्क मिलेगा, एनसीईआरटी मिलेगा, बस उतना करना, उसके अलावा कुछ मत करना। बस ये 2.5 मंथ मेरी बात मान के बस इतना झेल जाओ। क्योंकि तुम किसी भी टॉपर का इंटरव्यू पढ़ो, तुम भैया यूट्यूब पे जाके सर्च मार दो, 11th आधे से ज्यादा, आधे क्या, जितने लोग स्टार्ट करते हैं सर 80-90% लोग 11th बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सर वो क्या करते हैं, इस वाले फेज में ही ईगो पे चले जाते हैं, इस वाले फेज में रैंडमली कुछ भी देख रहे होते, कुछ भी कर रहे होते। ये काम नहीं करना है। पहला फेज जो है ना बेटा, जो पार कर गया, फर्स्ट फेज जो पार कर गया, इसके बाद बेटा यहां तक डिसाइड होने लगता है कि आपको भैया ये दवाई सूट कर रही है या नहीं कर रही है, ये नीट का तैयारी सूट करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर भैया यहां पर मार्क्स मत देखो, यहां पर कोई टेस्टिंग वोस्टिंग 50 चीजें मत देखो, सिर्फ और सिर्फ बैच करना है, क्लास करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, बीपीज करने, बस इतना ही करना है। पहले 2.5 महीने बस मन मार के एकदम बैठ जाओ, सच बता रहा हूं। इसके बाद क्या होगा, तो यहां पर ना बेटा, यहां पर डिसाइड हो चुका होता है, यहां पर भैया डिसाइड हो चुका होता है। क्या डिसाइड हो चुका होता है कि भैया यहां पर आप क्या डिसाइड कर चुके होते हैं। एक होता है कि सर जो 11th की मेंटेलिटी पार्क, 11th मेंटेलिटी एक्सेप्टेड, यहां पर दो टाइप के बच्चे हो जाते हैं, और ये जो होते हैं 11th में रोने वाले, दो टाइप के लोग यहां पर डिसाइड हो चुके होते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूं बेटा, ये इसलिए बोलते हैं ना हम टीचर्स का एक्सपीरियंस, यहां पर आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। 11th में भैया कौन अच्छा करेगा और कौन रोने वाला है, वो 1 जुलाई तक आपके बैच में आपको दिखना चालू हो जाता है भैया। इसीलिए बोला पहले तुम इस पहला टारगेट ये है कि तुम 11th को झेलने की आदत डाल लो। 11th अगर तुमने झेल लिया, अगर 11th झेल लिया तो बेटा तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। पहले 2.5 मंथ्स तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारा पहला काम क्या है, सर इसको एक्सेप्ट करना। 10th नहीं है, याद रखना बेटा, ये 10th नहीं है, सच बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे या किसी भी टीचर को, चाहे फिजिक्स के हो चाहे, ये 10th नहीं है। यहां 10 दिन में 10 चैप्टर नहीं होते, यहां एक चैप्टर 1 महीना 1.5 महीना चलता है, 2-2 महीने चलते हैं। जितना आपने पूरा साइंस पढ़ा होता है, पूरे 10th का साइंस मिला दोगे ना, तो वहां पर एक चैप्टर, अकेला एक चैप्टर मैं कराऊंगा तुम्हें अगले 1.5 महीने में, तुम्हें लगेगा भाई साहब। इसीलिए मैंने बोला कि आप यहां पर देख लीजिए, आप 11th की मेंटालिटी एक्सेप्ट कर लेंगे, अगले 2.5 महीने में अगर 11th की मेंटालिटी आपने एक्सेप्ट कर ली, सच बता रहा हूं भाई साहब, प्रिपरेशन बहुत स्मूथ होने वाली है। हाँ, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेटा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डीपीपी का मतलब होता है आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको क्लास में, और कुछ आपको डीपीपीस, ये डीपीपीस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। यहां के बाद देखोगे ना, तो यहां से लेकर ये देख लो, सर ये होता है, अगर आप यहां से यहां आ गए, अगर आप यहां से यहां आ गए तो यहां के बाद टेंशन नहीं होती है, इसके बाद लोगों पड़ोसियों को टेंशन होती है। तो मैं बस बोल रहा हूं 2.5 मंथ्स मन मार के लगे रहना। पेरेंट्स भी अगर सुन रहे हैं तो उनसे भी एक रिक्वेस्ट है, बच्चे को 2.5 मंथ तक आप बस उसको साइंस को एक्सेप्ट कर लीजिए, 11th की तैयारी को एक्सेप्ट करने दीजिए। अगर ये एक्सेप्टेड है तो बेटा ये होगा, इस बच्चे का होगा भाई साहब 11th का सिलेबस फिनिश, और 11th का सिलेबस फिनिश अब यहां पर विथ रिवीजन, विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप प्रो हो जाओगे भाई साहब। स्कूल में चाहे कोई भी कहीं मोहल्ला में बिठा देना आपको, भाई साहब आप एकदम तगड़े लेवल पे पहुंच जाओगे। लेकिन ये तगड़ा लेवल तक पहला एक फेज है, जिसको आपको मैं अभी से ही बोल दे रहा हूं कि ये चीज आपको थोड़ा सा, हाँ टेस्टिंग करेगी, स्कूल वाले बैच वाले सब लोग आपको परेशान करेंगे, आपको ऐसा लगने लगेगा कि भाई साहब दिक्कत आएगी। यहां के बाद बेटा कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि यहां तक आपका हम लोग साथ देते हैं, ये आप कहलाते हो अर्जुनाज। यहां तक आप सब लोग अर्जुनाज में कन्वर्ट हो जाते हो, और अर्जुनाज के बाद आपके साथ फिर से बोल रहा हूं बेटा, अप्रैल से
अप्रैल 2027 में आपका लक्ष्य बैच 12th क्लास स्टार्ट होता है। 12th क्लास स्टार्ट होगा, तब तक फिर से रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन आप कर सकते हो। लेकिन यह तभी हो सकता है जब आज पहले दिन से मैं आपको आपका रोड मैप दे रहा हूं, मल्टीपल टाइम रिवीजन ऑफ 11th, और यहां से यहां तो बहुत स्मूथ होगा जर्नी। लेकिन आज मैं आपसे पहले बात करने आया हूं कि पहले ये वाला पोर्शन जो है, ये फेज जो है, ये भैया अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है, ये आपको अच्छे से फेस करना है। ठीक है, हाँ टेंशन मत लो, अभी बस पहली बात बताया, पहला 2.5 महीने, पेरेंट्स भी अगर सुन रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज 2.5 मंथ तक बच्चे के साथ बने रहिए और बच्चे के अप्स एंड डाउन्स में उसका सपोर्ट कीजिए। ऑब्वियस है वो पहली बार ऐसी क्रांतिकारी चीजें देख रहा है, वो पहली बार ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रहा होगा, वो पहली बार पानी को देखेगा तो पानी के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर देगा, वो पहली बार वेक्टर यूज करेगा, पहली बार लाइफ में अलग टाइप की चीजें, एक ही कॉन्सेप्ट के 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सीखेगा। तो उसके सपोर्ट में खड़े रहिए। और बेटा आपसे भी रिक्वेस्ट है, बैच को परफेक्ट मान के चुपचाप चलते रहना, चुपचाप करते रहना, ठीक है। हाँ अब देखो यहां पर बेटा, ये तो आपका हो गया जो आप डे 1 पे मैं आपको बात बता रहा हूं। यहां पर मैं आपको केमिस्ट्री की बात करने आया था, तो केमिस्ट्री की बातें करता हूं। पहले केमिस्ट्री में बात करूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ देखो भैया, जो 10th में तुम्हारा साइंस था, 10th में तुम्हारा साइंस था, ये 10th क्लास 10th था, इसीलिए मैंने बोला कि बेटा आप देख लो, क्लास 10th था, इसमें साइंस थी, क्लास 10th में साइंस थी बेटा, 11th और 12th में साइंस नहीं होती। अब साइंस ही बड़ी फॉर्म में हो जाती है। क्लास 11th में देखोगे तो बेटा क्लास 11th में भैया यही साइंस 3 पार्ट में डिसोसिएट हो जाती है। सर यही साइंस जो होता है, यही साइंस जो होगा, ये आपको डॉक्टर बनाने के लिए सर आपको एक मिलेगा फिजिक्स, एक मिलेगा बायोलॉजी, और बायोलॉजी भी आपका 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। सर बायोलॉजी भी आपका 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, बॉटनी और जूलॉजी। ये भैया क्या है सर, ये हाँ पेड़ पौधों की कहानी और ये एनिमल्स की कहानी। ये देखोगे तो साइंस के साथ भैया, अब यहां पर देखोगे तो यहां पर आएगा केमिस्ट्री, पूरा आपका साइंस अब देख लो कितना बड़ा हो चुका है। 10th क्लास में साइंस की एक नोटबुक में काम हो जाता था, यहां पर एक नहीं चाहिए होगा। सर फिजिक्स की अलग, उसमें पता नहीं कितने नोटबुक, बॉटनी जूलॉजी के अलग अलग नोटबुक। केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर भी भैया 3 चीजें आने वाली और बहुत बेहतरीन सी चीजें आएंगी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। भैया 11th हो चाहे 12th हो, सबसे पहले मैं ही आपको मिलने वाला हूं फिजिकल केमिस्ट्री। सर फिजिकल केमिस्ट्री के बाद आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 3 अलग अलग टाइप की केमिस्ट्री आएगी। तो आपको 3 अलग अलग टाइप के टीचर्स आपको मिलेंगे, वो सारे आपको पढ़ाने वाले हैं। इनऑर्गेनिक के बाद आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये देख लो। तो सर यहां पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये देख लो। केमिस्ट्री भी 3 पोर्शन में टूट जाएगी, ध्यान सुनना अपने पास। अब आप कोई बोलेगा सर 1 नोटबुक बनाऊं कि 2 नोटबुक बनाऊं कि 4, मैं सच बताता हूं, तुम अभी तो भैया एक ही बनाओ। क्यों? क्योंकि अभी तो तुम्हारा यही स्टार्ट होगा, इसी में तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना गलत मैंने पूछा था। क्योंकि बेटा यहां 12th क्लास 11th क्लास में ही कम से कम आपके केमिस्ट्री की बात बता रहा हूं, केमिस्ट्री में कम से कम 4-5 नोटबुक भर जाएंगे अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री भैया मैं लेने वाला हूं, मेरा नाम सुधांशु, हाँ मैं आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में मिलेगा वो पढ़ाऊंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके बैच में सर ओम पांडे सर हैं, ओम सर हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पंकज सर पढ़ाएंगे, ठीक है। और भी टीचर्स हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री अलग अलग सेगमेंट में यहां डिवाइडेड होगा। सोचो जो साइंस तुमने बेटा, इसीलिए मैंने बोला कि आप पहले मेंटालिटी अपनी बदलिएगा। क्यों? क्योंकि जो साइंस आप अकेले पढ़ते थे 10th क्लास में, एक पोर्शन में 2-2 चैप्टर पढ़ लेते थे, यहां फैल गया है साइंस। ये साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में डिवाइडेड है, बॉटनी जूलॉजी में डिवाइड है। तो प्लीज बेटा ट्राई कीजिएगा, प्लीज ट्राई कीजिएगा कि ये चीजों को, जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में भी 3 पोर्शंस हो गए, बायो है 2 पोर्शंस हो गए, फिजिक्स में भी अलग अलग सेगमेंट्स आएंगे, मैकेनिक्स आएगा, थर्मोडायनेमिक्स आएगा, अलग अलग सेगमेंट्स आते हैं उसमें भी। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। सुनना ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जब आपसे बोला जा रहा है कि भैया केमिस्ट्री साइंस है, 10th है, ये है, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूं कि मेंटेलिटी सही रखनी है, थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना है खुद को। दूसरी बात, अगर तुमसे कोई बोलेगा तो भाई साहब यहां पर सर
कोई पूछे ना कि हाउ टू, अगर तुमसे ये कोई क्वेश्चन पूछ देता है क्लास 11th को कैसे स्ट्रांग बनाएं, क्लास 11th कैसे स्ट्रांग होगी, किस तरह से स्ट्रांग होगी, कब होगी स्ट्रांग, सच बता रहा हूं क्लास 11th बेटा सिर्फ और सिर्फ इसका कोई कोई पूछेगा सर क्या करे बेटा, इसका तो तीन ही सॉल्यूशन है, क्या है सर, कोई एक ही, बस एक ही सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंसी या फिर डिसिप्लिन। बस बेटा क्या करना है, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। जैसे एज ए टीचर मेरा प्रॉमिस है कि यहां पर हर दिन आपके लिए टीचर्स आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वो आपको अलग अलग बातें अपने सब्जेक्ट की बताएंगे। अब आप अपने हिसाब से सोच लो, क्या आप कंसिस्टेंट हो, क्या आपके अंदर डॉक्टर बनने की आग है ज्यादा, या सर बस ऐसे ही सोच लिया कि पीसीएम ले लेते, पीसीबी ले लेते। क्या आपको लगता है कि यार मेरे अंदर वो चीज है, मैं क्या रोज दिन ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि रोज दिन भैया 4 बजे उठ के आ जाऊंगा, मान लो कभी कुछ हुआ तो चलो भैया थोड़ा 4 बजे के बदले 4 से 8 का प्रॉमिस तुम कर पाओगे कि रोज दिन दुनिया इधर से उधर हो जाए, दोस्त का बर्थडे उधर से उधर हो जाए, घर में किसी की पार्टी शार्टी इधर उधर हो जाए, लेकिन मैं रोज दिन ये कर पाऊंगा? अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपके अंदर से आ रहा है कि यस सर मैं करूंगा, मैं सच बता रहा हूं बेटा, ये सीधा सीधा ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, इसका एक ही रीजन, एक ही आंसर है। मेरे से कोई पूछेगा भैया कैसे कर लें, मैं कहता हूं बेटा आपको सीधी सी बात है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वाइज रोज दिन आके पढ़ाई करनी, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आप याद रखो यहां पर अगर आपके मन में ये क्वेश्चन का आंसर लग रहा है कि ना आज तो पहला दिन है, आज आ गया हूं, कल से देखूंगा, मन करेगा तो आऊंगा, नहीं तो छोड़ो देख लेंगे, पढ़ना ही तो है, हाँ 10th में तो लास्ट मोमेंट पे आके पढ़ लिया था, यहां भी आके कर लेंगे, मास्टर है इनका काम है डराना, यही मन में अगर आ रहा है, सच बता रहा हूं बेटा फिर तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कुछ दिनों बाद, 10 दिनों के बाद कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, इस बैच में लोग कैसी बहके बहके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। क्योंकि बेटा जो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ना, वो भाई साहब बाद में कुछ भी कर लो सर, कुछ भी कर लो, आपको बहुत ज्यादा पेन देने वाला है। कंसिस्टेंसी का मतलब बेटा बस इतना है, कंसिस्टेंसी का मतलब बस इतना है कि आपको रेगुलर, देख लीजिए भाई साहब, रेगुलर क्लास, सर रेगुलर क्लास अगर आप लाइव कर पाते हैं, सर लाइव प्रेफरेंस ज्यादा है, ठीक है। अगर इफ मिस्ड लाइव क्लास, अगर आप लाइव क्लास मिस कर जाते हैं ड्यू टू सम जो भी है, देन वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर बिफोर कमिंग, वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट लाइव क्लास। अगर आप भैया कोई क्लास मिस कर जाते हैं तो मैं आपको सच बताता हूं, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर उसी टाइम पे शाम को आ जाता है, तो बेटा सुबह देख लिया, कुछ कर लिया मैनेज, उसके हिसाब से कर लीजिए। ध्यान सुनिएगा, जब भी तुमसे बोलिएगा, जब भी तुमसे बोला जाए कि भैया कैसे, तो बेटा क्लास देखना है, रेगुलर क्लास अटेंड करना है, उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ए भैया रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि सर खूब सारा क्वेश्चन करना है। ये भैया यहां पर ये 10th क्लास वाला साइंस नहीं चलेगा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लिए खुश रहते उसी से बोर्ड का आएगा, नहीं भैया यहां अलग चीज है। यहां क्वेश्चन खूब करना है, भर भर के करो, डीपीपी में करो, क्लास के क्वेश्चन करो, सर मॉड्यूल के क्वेश्चन करो, अरे सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, फिर भी अगर टाइम बच जाए तो भैया बहुत सारे रिसोर्सेज ही बताऊंगा, उसको फॉलो करते चलो। रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और जब रेगुलर प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद भैया सर यहां पर रेगुलर आपके पास क्लास करनी है, प्रैक्टिस करना है, और यहां पर रेगुलर रिवीजन। पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है सर, चैप्टर पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन उसके साइड बाय साइड आपको क्या करना पड़ेगा, साइड बाय साइड क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। याद रखिएगा, आपको आपका 11th कैसे स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है। क्या करना होता है, डॉक्टर बनने के बाद एक बहुत फेमस सीपीआर,
हाँ सुना होगा आप लोगों ने, सीपीआर दिया जाता है, किसी रिवाइव करना होता है किसी, हाँ इंसान को अगर बहुत ज्यादा मेडिकल कंडीशन, बहुत सीवियर मेडिकल कंडीशन तो सीपीआर दिया जाता है। सिमिलरली यहां पर आपको सीपीआर के लिए बोल रहा हूं, याद रखिएगा 11th कैसे स्ट्रांग होगा, नीट कैसे आएगा, उसका सिंपल सा तरीका बता रहा हूं कि भैया ट्रिपल आर या सीपीआर फॉलो करो। सीपीआर क्या है, क्लास करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। सर ईच लेक्चर या नोट्स मस्ट बी रिवाइज्ड इन ईच वीक, मिनिमम 1 टाइम। एक हफ्ते में एक बार तो भैया कम से कम आपको रिवाइज करना ही करना है। भैया याद रखिएगा करना क्या है, कोई पूछेगा कि 11th कैसे स्ट्रांग करे, कोई पूछे सिलेक्शन कैसे होगा, याद रखिएगा सीपीआर। क्लास करनी है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। क्लास करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, बस इतना ही करो, बस लगातार अगले 2 साल तक ये 3 चीजें कर लो। उसके बाद एक चौथी चीज जो हम लोग कराएंगे, हम इसको चेक करने के लिए आपको देंगे टेस्ट। सर टेस्ट देंगे, सीपीआर करते चलिए, टेस्ट होगा, मार्क्स आएगा, फिर उसको हम लोग जब बैच के अंदर चलेंगे तो मिस्टेक्स देखेंगे, मार्क्स देखेंगे, मिस्टेक्स देखेंगे और उसके ऊपर इंप्रूवमेंट फोकस करेंगे, इंप्रूवमेंट फोकस करेंगे। लेकिन ये पोर्शन अभी बाद में, पहले आप इस सीपीआर का प्रॉमिस कर लो। भाई साहब जो लोग भी अभी आ रहे हैं, जो लोग भी वॉच कर रहे हैं, बेटा सच बता दो, क्या क्लास 11th में तुम ये 3 चीजें, इस बात का प्रॉमिस कर लो कि सर 3 चीजें मैं रोज दिन करने वाला हूं, हर टाइम करने वाला हूं। मैं 11th क्लास की गारंटी लेता हूं बेटा, तुम्हारा 11th क्लास, पूरी दुनिया बोल रही हो कि 11th क्लास टफ होता है, मैं तुमसे गारंटी बोल रहा हूं कि भाई साहब 11th सबसे इजी हो जाएगा। लेकिन करना क्या है, क्लास करनी है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और रेगुलर करना है, कंसिस्टेंटली करना है। रेगुलर मतलब रेगुलर करना है। ये भैया कितने लोग हैं जो सीपीआर के लिए तैयार है? सीपीआर के लिए कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है बेटा? अपने आप से डॉक्टर बनते हैं तो एक ओथ लेते हैं, डॉक्टर बनोगे ना तो मेडिकल कॉलेज में ओथ दिलाई जाती है कि पेशेंट को है हमेशा इलाज करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म, हाँ किसी भी संप्रदाय से आता हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी, मतलब डॉक्टर का एक ओथ होता है। इसीलिए डॉक्टर्स को देखोगे ना, अभी वॉर चलती है उसमें भी डॉक्टर्स को जब जाते हैं वॉर में तो वहां पर उनको कोई अटैक नहीं कर सकता, किसी भी साइड से, दोनों साइड में से किसी भी साइड से अटैक नहीं होता है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स होते हैं, डॉक्टर्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होता है ना भाई, उनको ये फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सोचो इतना नोबल प्रोफेशन है, आप उसकी तैयारी करने जा रहे हो, तो भैया अगर तुम डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो मैं तुमसे बस एक ओथ लेना चाहता हूं कि भैया सर मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं रेगुलर सीपीआर प्रैक्टिस करूंगा। प्रॉमिस याद रखना बेटा। एक काम करो, जो भी नोटबुक है, जो भी नोटबुक है उसमें बस इतना लिख लो कि ऑन 14th of April 2026 आई, जो भी आपका नाम है, मेक अ प्रॉमिस टू फॉलो सीपीआर इन अर्जुना 2027 बैच। ये भाई साहब प्रॉमिस कर लेगा, डन है भैया, प्रॉमिस है ना। 14 अप्रैल 2026 आज बेटा स्टार्टिंग डे है। याद रखना ये मैराथन है, ये 100 मीटर की रेस नहीं है कि कोई 2 दिन में जीत जाएगा, 10 दिन में जीत जाएगा। 10th तक आप ऐसे बोल सकते थे कि वो वाली जिंदगी थी, 10 दिन पढ़ लिया, 10 दिन में 10 चैप्टर हो गया, कोई टेंशन नहीं थी। बट यहां पर बेटा अगले 2 साल तक भैया ये सीपीआर फॉलो करना पड़ेगा सर। उसके बाद पक्का डन। क्या करना है? रेगुलर क्लास करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। रेगुलर क्लास, प्रैक्टिस, रिवीजन, बस ये 3 चीजें फॉलो करनी है, बहुत शानदार तरीके से फॉलो करनी है। सच बता रहा हूं, बहुत इजी सी चीजें आपको मिल जाएंगी। डन। अच्छा यहां पर कुछ लोग होंगे, मैं उनके बारे में भी बात कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर कुछ लोग होंगे जो बेटा अभी बहुत हाईली मोटिवेटेड होंगे, बोलेंगे सर क्लास जल्दी शुरू कर दीजिए। उनको बहुत जल्दी रहता है कि भाई जल्दी। बेटा तुम्हारे लिए एक फोटो है, अभी क्या है ना, तुम्हारा मोटिवेशन एकदम हाई लेवल पे होगा। ऐसे देख रहे हो कितना हाई, दौड़ने को तैयार है कि सर जल्दी से जल्दी पढ़ा दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम पहले आज मूड बना लो, आज बातें कर लो, कल भैया कल से चालू हो जाएगा धीरे। मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी का डिफरेंस याद रखिएगा। मोटिवेटेड इंसान आज होगा सर अभी के अभी सब पढ़ा दो मुझे,
आज 2 घंटा नहीं, आज 5 घंटा पढ़ा दो, क्योंकि आज जोश ज्यादा है, डे 1 है ना, आज जोश ज्यादा है। बेटा याद रखना, कंसिस्टेंस और मोटिवेशन के बीच में यही डिफरेंस है। कंसिस्टेंसी वाला इंसान, हाँ अगर मैं बोलूं कि भाई साहब मैं जिम में जाके एक दिन में 100 किलोमीटर दौड़ जाऊं, वजन कम हो जाएगा, बेहोश हो जाऊंगा, मर जाऊंगा शायद। इसीलिए बोलता हूं बेटा प्लीज ट्राई करना, आप कंसिस्टेंट रहिए, आराम आराम से, ये क्लास का फ्लो होने वाला है। आज हम देखो आराम आराम से ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाले। ये काम नहीं करना है सर, एक काम, हाँ देखोगे ना मोटिवेटेड इंसान को देखोगे आई से, सर देखो आज देखो एकदम जबरदस्त तरीके से चढ़ा होगा, सर जल्दी से जल्दी पढ़ा दीजिए, आज मतलब 100 क्वेश्चन करा दीजिए। अगले दिन सर, सर छुट्टी कब होगा, सर हमको जल्दी जाने दीजिए, हमारे घर में हाँ दोस्त का बर्थडे है। ये देख रहा सर, अगर आप मोटिवेशन की तलाश कर रहे, हर दिन आके वो कौन सा एक छोटे बच्चे का वीडियो नहीं है, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अगर ऐसा मोटिवेशन देख के आप आए हैं, ऐसा रील देख के आए हैं कि भाई साहब स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, सच बता रहा हूं मोटिवेशन बेटा 2-4 दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी वाले लोग हैं, देख रहे हो छोटे छोटे स्टेप्स में आप यहां से यहां पहुंच जाओगे, छोटे छोटे स्टेप्स में आप कहां से कहां पहुंच जाओगे ये देख लो। कल सर 11th है, बीच में कहीं 12th मिलेगा और बीच में यहां पर डॉक्टर बन जाओगे, नीट क्रैक हो जाएगा, क्वालिफाइड, बस होता है ना भाई, पक्का। तो ये ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है। आज मुझे कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में दिखा, आज बोले कि सर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आज ये पढ़ा दीजिए वो पढ़ा दीजिए, बेटा मैं 10 दिन बाद देखूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो, मैं भी इसी बैच में हूं और तुम भी इसी बैच में हो, हम देखेंगे तुम्हें, हम धीरे धीरे चलेंगे आगे, कल ही पता चलना शुरू हो जाएगा। अगले दिन आऊंगा, मेरे साथ एक और दिक्कत है, मास्टर यहां क्वेश्चन पूछता है, हम लोग बार बार बोल रहे हमें भैया, हम प्रॉमिस ऐसा हल्का फुल्का में नहीं करते, तुम्हारी तरह प्रॉमिस नहीं है, तुमने बोला कि हम सीपीआर को फॉलो करेंगे, तो हम भैया क्लास कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, लेकिन रिवीजन आपको करके आना होगा। क्यों? क्योंकि हम हर दिन, जानते हो भैया, हाँ हमारी जो है एकदम भाई साहब फिक्स्ड है, आते ही पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबू कुछ पढ़ के आए हो कि नहीं, पहले तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर मैं बताऊंगा कि पढ़ाई अब स्टार्ट किया जाए। तो भैया याद रखिएगा, आपके सीपीआर को मेंटेन करने के लिए मैं गेम खिलाता हूं हर एक क्लास में, और उसका नाम होता है आपके प्यारा सा कौन बनेगा डॉक्टर। ये गेम खेलेंगे हम हर क्लास में, जो भी आप पढ़ के आओगे सर, हर क्लास में लोग केबीसी खेलती है, पूरी दुनिया केबीसी केबीसी करती रहती है, 7 करोड़ कमा के। हाँ हम लोग भैया रोज दिन खेलेंगे केबीडी केबीडी। केबीडी क्या है सर? कौन बनेगा डॉक्टर। अगर आप इसको पार कर गए, केबीसी में बेटा चांसेस आपके 7 करोड़ के पता नहीं कितने होंगे, बहुत प्रोबेबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर केबीडी रोज दिन तुम करोगे, कौन बनेगा डॉक्टर रोज दिन अगर तुम अटेम्प्ट करते हो, इसके क्वेश्चंस रोज दिन तुम करोगे, तो मैं लिख के देता हूं कि तुम ऐसे इंसान जरूर बन पाओगे, ऐसा डॉक्टर जरूर बन पाओगे जो भैया 7 करोड़ छोड़ो 70 करोड़ भी कमा सकते हो, लाइफ लॉन्ग कमा सकते हो। तो भैया केबीडी का इंतजार करिएगा, कौन बनेगा डॉक्टर। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप क्लास करके आएंगे, ये रिवीजन होगा, इसको हम लोग बोल देते रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। आप रिवीजन क्लास कराऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन आपका कराऊंगा, पक्का। तो केबीसी छोड़ दो, अब तुम्हारी लाइफ में कौन आ गया है? केबीडी आ गया है। कौन आ गया है? केबीडी आ गया है, पक्का। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। बहुत सारी बातें हो गई हैं, मोटिवेशन हो गया है। अब यहां पर मोटिवेशन के बाद थोड़ा सा कुछ लोग होते हैं जो बुक्स और रिसोर्सेज की डिमांड करते हैं, कौन सी बुक करें कौन सी बुक ना करें, कौन सी बुक करें कौन सी ना करें। तो उनको मैं क्लियरली बता दूं, बेटा अभी आपको कोई भी अलग से बुक नहीं करनी है। बुक्स के लिए आपको जो फॉलो करनी है वो आपको सीधी सीधी, पहली बात क्लास को फॉलो कीजिए, क्लास नोट्स बनाइए, क्लास नोट्स। कुछ लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी मैं कुछ बात करूंगा, तो वेट करो, स्कूल वालों के लिए बात करूंगा, बस 2 मिनट रुक जाओ। पहले आपको क्लास नोट्स बनाना है। क्लास नोट्स में आपको 2 टाइप की कॉपी रखनी है। एक क्लास नोट्स में क्या करना है, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। क्लास नोट्स के बाद एक क्वेश्चन नोटबुक बनानी है। दो नोटबुक आपको साथ में बनानी है,
ठीक है, अभी जैसे क्लास करेंगे तो क्लास की चीजें क्लास में लिखेंगे, प्लस आपको एक क्वेश्चन नोटबुक आपको अलग से बनाते चलना है। अगर हो सके मान लो किसी के पास स्कूल जा रहा है तो स्कूल में क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप बेटा ये कंपलसरी नहीं बोलूंगा। इसके लिए क्या कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, मोबाइल में या लैपटॉप में, मोबाइल या लैपटॉप में आप क्या करोगे, एक फोल्डर बना लोगे। आप यहां पर क्या बनाओगे, स्मार्ट क्वेश्चन बैंक। जो लोग स्कूल जा रहे हैं बेटा उनको क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं मिल पाएगा, ऑब्वियस से क्वेश्चन ज्यादा होते, तो वो लोग मोबाइल पे या लैपटॉप पे एक फोल्डर बना लेंगे, एक स्मार्ट क्वेश्चन कॉपी बना लेंगे। स्मार्ट क्वेश्चन कॉपी या उसको हम लोग बोल देते हैं फोल्डर बना लेंगे। उसमें क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट या अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट या फिर जो अच्छे क्वेश्चन हैं, गुड क्वेश्चन है, उसका स्क्रीनशॉट लेके, गुड क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप सेव कर लीजिए। तो बेटा जिन लोगों के पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, जो लोग स्कूल जाते हैं, उनके लिए बोल रहा हूं कि अगर आपके पास नहीं है, आपको लगता है कि सर मेरे पास स्कूल जाने के कारण टाइम नहीं मिल पा रहा, जो लोग क्लास, ये तो करना है, ये कंपलसरी है, ये वाला पोर्शन जो है ये मैं आपको कंपलसरी ना करके मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा ये तो करिए ही करिए, बट ये जो क्वेश्चन नोटबुक है, जैसे केबीडी का क्वेश्चन हो गया, जो अलग से क्वेश्चन, डीपीपी के कुछ अच्छे क्वेश्चन हो गए, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लीजिए, मोबाइल में गैलरी बना लीजिए, मोबाइल के अंदर गैलरी बना लीजिए कि भाई गैलरी हो गई, मतलब लैपटॉप में फोल्डर्स हो गए, वहां पर स्क्रीनशॉट खींच खींच के, मान लो पहला चैप्टर का अपना एक पूरा सेट बना लिया, तो ये आप स्मार्ट कॉपी बना सकते हो, स्मार्ट डिजिटल कॉपी बना सकते हो। तो बेटा क्लास नोट्स हो गए, क्वेश्चन नोटबुक हो गया, ये तो आपको करना ही करना है। प्लस उसके बाद सर, उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जिनको डाउन टेंशन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा आपको अगर कोई बुक लेनी है तो सबसे पहले भैया क्या ले लो, पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स ले लो। क्या लेना है आपको, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स लेने हैं। अभी आज ही मेरे पास भी आया है, ठीक है, आज ही मेरे पास आया है पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स, मोर देन सफिशिएंट है, सच बता रहा हूं, मोर देन सफिशिएंट होते बेटा पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स। और कोई किताब करो चाहे ना करो, पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स के, इससे होमवर्क भी मिलेगा मॉड्यूल से, और क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूं आपको एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आता है। तो बेटा आपको अभी 12th क्लास तक ज्यादा नोटबुक, ज्यादा क्वेश्चंस के लिए टेंशन नहीं लेनी है, ये काफी होगी। बस इतना ही कर लो बेटा। आज डे 1 है, तो हो सकता है किसी को लगा रहे सर मैं और कर जाऊंगा, मैं ये क्वेश्चन कर जाऊंगा, ये किताब कर जाऊंगा, इंटरनेट पे ये देखा था, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस भैया फॉर 11th क्लास, इतना ही 11th क्लास। अगर आप मॉड्यूल नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप कोई भी सर नीट पीवाईक्यूज कर जाओ। अगर आप मॉड्यूल आपके पास नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आता है बेटा, वो आप बुक ले सकते हो, ठीक है। हाँ बेटा देखो, वो कुछ और किताबों के नाम बोल रहा है बेटा, वो सब किताब करने का टाइम अभी तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे पास है, रियलिटी में किसी सीनियर से पूछोगे तुम्हें बता देगा कि बेटा सर लोग क्या बोल रहे हैं, जो चीज फॉलो हो सकती है उसी की बात कर रहे हैं। डे 1 का वीडियो बेटा अभी यूट्यूब पे चल रहा है ना, ये वीडियो रहेगा तुम्हारे लिए। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई इतना ही नहीं हो पा रहा है, इतना ही 11th क्लास में कर ले बहुत ज्यादा है, मोर देन सफिशिएंट है। भरोसा रखो, इतना ही आप अगर अक्टूबर में आके बोलोगे ना कि सर ये सब कर गया हूं मैं मान जाऊंगा भाई, इतना ही नहीं हो पाता है, सच्चाई ये होती है, ठीक है। तो बुक्स के लिए जो लोग स्कूल जाते हैं बेटा, आप स्कूल के साथ देखो भाई, तुम्हें मैं सच बता रहा हूं, आप स्कूल के साथ अगर चाहोगे तो स्कूल गोइंग वाले जो लोग हैं, आपको देखो भाई, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, जितने लोग स्कूल, जिनका हार्डकोर स्कूल चल रहा है कि 5 दिन 6 दिन स्कूल जाना ही जाना है, कंपलसरी है, स्कूल जाना जरूरी है, तो बेटा मैं आपसे सिंपल सी 1-2 बातें बोलता हूं। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो भाई साहब आप बस एक काम करो, 4 बजे से 8 बजे तक तो क्लास करना ही करना है, ट्राई करना है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भैया क्लास तो अटेंड करना ही करना है, क्लास अटेंडेंस तो है ही है, ये कंपलसरी है, क्लास अटेंडेंस कंपलसरी है आपको, ये तो करना ही करना पड़ेगा बेटा, बिना क्लास किए तो नहीं कुछ कर पाओगे। आप स्कूल के साथ क्लास तो जरूर मैनेज करना, कोशिश करना भाई साहब क्लास जरूर मैनेज हो जाए। शाम को 4 से 8 आपको करना है तो करना है, स्कूल के साथ आपको ये मैनेज करना ही पड़ेगा, ये आपकी सिलेक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। क्लास जरूर करो, और साथ में अगर हो सके तो याद रखिएगा कि स्कूल का काम स्कूल में ही फिनिश हो जाए, स्कूल का वर्क स्कूल में ही फिनिश करके आओ, स्कूल का वर्क स्कूल में ही या
स्कूल या वीकेंड में फिनिश करो। ये ट्राई करना भाई, स्कूल का काम ना आप घर पे मत करना रोज दिन। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, बेटा तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, चाहे मैम बोले सर बोले कि कॉपी भरना है, जो भी भरना है सैटरडे संडे में आप आराम से कॉपी भर देना, कोई दिक्कत नहीं। लैब फाइल बनानी है लैब फाइल बना लेना, लेकिन स्कूल का काम स्कूल में ही कर लो, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे पीरियड फ्री होते हैं, गेम्स पीरियड होता है, 50 टाइप के पीरियड होते हैं, तो कुछ भी करके आप मैनेज करो। बट ये दो चीजें आपको कंपलसरी है। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, जो लोग भी स्कूल जाने वाले हैं, जो लोग भी स्कूल जा रहे हैं, बेटा क्लास अटेंडेंस आपको क्लास तो करनी ही पड़ेगी, और स्कूल का काम बस स्कूल या वीकेंड पे कर लीजिए। मैं आपको सच बताता हूं, डेली का डेली क्लास करना है, उसके बाद इवनिंग में काम कर दो। क्या करना चाहिए बेटा, अब ये मैं नहीं बताऊंगा, हर एक आदमी का अपना अपना पर्सनल चॉइस है, फैमिली चॉइस है, आप अपने हिसाब से जो भी आपके स्कूल्स हैं उसके हिसाब से मैनेज कीजिए। कोशिश करिएगा स्कूल का बहुत परफेक्ट बच्चा स्टूडेंट ना बनने की, यहाँ का परफेक्ट स्टूडेंट बनिए, क्योंकि यहाँ का परफेक्ट स्टूडेंट बनेंगे तो आपके बोर्ड्स में भी मार्क्स आएंगे, प्लस आपका नीट में सिलेक्शन भी होगा। स्कूल में परफेक्ट बनना कोशिश करेंगे, वहां का अगर बहुत ज्यादा तगड़ा कि आप सोचे नहीं यार मैं तो स्कूल में मतलब एकदम तगड़ा बन जाऊं, हो सकता है आप वहां भी कर लें, नीट में भी कर लें, लेकिन हाँ प्रॉब्लम आएगी। स्कूल की एक्टिविटीज में अगर आप बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते तो कहीं ना कहीं आप मेंटली ड्रेन होंगे, आप अपनी क्लास में जब आएंगे, यहां पर जब बैठेंगे तो नींद आनी शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो ट्राई कीजिएगा, जो लोग स्कूल गोइंग है बेटा क्लास तो करना ही करना है, और स्कूल का काम स्कूल में या फिर वीकेंड पे जरूर फिनिश कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब भाई साहब रिसोर्सेज हो गए हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत मोटिवेशन मैंने दे दिया है। डे 1 के नाम पे आज देख लो 40-45 मिनट मोटिवेशन हो गया, बहुत हो गया यार, कितना मोटिवेशन देखोगे। अब चलो आओ, अब आओ काम की बात पे आते हैं। आखिर केमिस्ट्री पढ़ते कैसे हैं, क्या है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री शुरू करते हैं। क्या है केमिस्ट्री भैया, आखिर इसकी मिस्ट्री क्या है? ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि भाई साहब जिंदगी के आगे मोड़ पे भी जाओगे ना, तो भाई साहब लोग देखते नहीं कैसी बात करते हैं कि उसके, हाँ भाई साहब राज और सिमरन के बीच में उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। हाँ देख रहे हो, ऐसी ऐसी बात है। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है लाइफ लॉन्ग चलता है, और तुम तो डॉक्टर बनने वाले, तुम्हारी तो जिंदगी में केमिस्ट्री है भैया। कोई दवाई लिखोगे तो भी केमिकल आएगा, कुछ भी करोगे तो भी केमिकल आएगा, साबुन से लेके सब जगह केमिकल मिलने वाला है। तो भैया केमिस्ट्री बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट होने वाला है। और मैं तो कह रहा हूं भाई, फिजिक्स 2 साल बाद शायद तुम्हारे कॉलेज लाइफ में तुम्हें यूज हो चाहे ना हो, लेकिन केमिस्ट्री हर एक जगह यूज होगी। ठीक है, हर एक जगह यूज होगी। हाँ केमिस्ट्री भैया बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट होने वाला है, तो एक बार शुरू करते हैं। ठीक है, अरे बस भाई कितने अजीब अजीब से डाउट है। बोल रहा है स्कूल नहीं जाना हो तो, अब ये ऐसे थोड़ा ही ना होता है स्कूल नहीं जाने का मन करे, कई बोलो क्लास नहीं करने का मन करे, इसका तो कोई बेटा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नोट्स बेटा क्लास के साथ साथ बनाना है, नोट्स बनाना क्लास के साथ साथ बनाना होता है। अब ये कौन है जो भी, किसी के स्कूल की छुट्टी लेट होती है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेने हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए। जो 4 बजे वाली क्लास है उसको रात में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो लेक्चर उसी दिन मिल जाते हैं ना सर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारे और आपके बीच की केमिस्ट्री अच्छी करते, और ऑब्वियस है हमारे और आपके बीच की केमिस्ट्री अच्छी होगी तो ऑब्वियस है आप मेडिकल कॉलेज जल्दी पहुंचेंगे, फिर वहां किसी और के साथ आप केमिस्ट्री लड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोच रहे हो ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? तो आइए, केमिस्ट्री देखो कितनी बेहतरीन चीज होती है। बाकी सब जगह जाओगे ना भाई साहब, केमिस्ट्री से ज्यादा कलरफुल सब्जेक्ट नहीं होगा कोई भी। केमिस्ट्री एक अलग लेवल का कलरफुल सब्जेक्ट है, बचपन से तुम देखते आ रहे हो इसको, तो तुमने देखा ही होगा बचपन से, किसी घर पे अपने घर में लगाया होगा, ये पीरियोडिक टेबल तुमने देखा है। सोच रहे हो केमिस्ट्री कितना सुंदर सा कलर बचपन से ही हमें दिख रहा है, कलरफुल कलरफुल कलरफुल, कलर ही कलर है इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में, एकदम बेहतरीन सा सब्जेक्ट होने वाला। अब ये मत लिखने लगना ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल आप सब लोग जानते हैं, पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक है, हाँ पीरियोडिक टेबल होता है। और भी बातें बेटा, और भी बातें करेंगे बैच में। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, आज पढ़ने आए हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करते हैं, ताकि आपको फील आए कि हम लोग क्या करने वाले, कैसे पढ़ने वाले, ये सफर कैसा होगा। तो भैया ये पीरियोडिक टेबल देख के आपको लग रहा हो कितना कलरफुल लाइफ है, बस यही कलरफुल लाइफ आपके साथ होने वाली है। ट्राई कीजिएगा, साथ साथ में क्या फॉलो करना है, कौन सा चीज बोला है, क्या प्रॉमिस किया है, अरे कौन सी टेक्निक थी, जल्दी जल्दी टाइप करो, जल्दी जल्दी क्या बोला था मैंने, क्या प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, कौन सी चीज प्रैक्टिस करने के लिए बोली है सर? सीपीआर, क्या होता है सीपीआर, देखते हैं, क्लास प्रैक्टिस और रिवीजन। ठीक है, चलिए
तो भैया केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। व्हाट इज केमिस्ट्री? सर केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री है क्या? तुम्हारे लिए केमिस्ट्री डिफाइन करते टाइम मैं यही बोलूंगा, किसी की भी केमिस्ट्री जाननी हो तो केमिस्ट्री क्या होती है? सर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री क्या होती है सर? ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ, सर ये क्या डील करने वाला है? विच डील्स विथ द स्ट्रक्चर, composition and properties of, बेटा आप साथ साथ लिखते चलो। सर केमिस्ट्री क्या होती है? बेटा ध्यान सुनना, केमिस्ट्री होती क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, composition and properties of a matter, and the changes, obviously ये रिएक्ट भी करता है, changes with the matter and केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? तो सर वो है किसी भी मैटर का प्रॉपर्टी देखना, उसकी स्टडी करना। मतलब किसको डील करता है? सर ये डील करता है कंपोजिशन को, डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन, सर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड चेंजेस, जो अलग लॉजेस विच गवर्न्स दिस चेंजेस। जल्दी हो जाएगा। मतलब क्या? हर साथ साथ लिखते चल भाई, साथ साथ लिखते जाना है। केमिस्ट्री का एक सिंपल सा डेफिनेशन बताया कि केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो किसके साथ डील करता है। आपको किसी का स्ट्रक्चर बताएगा, एटम का स्ट्रक्चर बताएगा, कंपोजिशन बताएगा, प्रॉपर्टीज बताएगा, फिर उसके आप चेंजेस बताएगा कि चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं और वो चेंज ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में बताएगा कि ये लॉज कौन कौन से होते हैं। प्लीज देखना अपने पास, केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूं तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द चेंजेस विद द मैटर, क्योंकि ऑब्वियस मैटर चेंज करेगा। यार कोई भी मैटर उठा लो, देखो मेरे पास ये सैनिटाइजर पड़ा है घर के, हाँ ये रहा, ये एक केमिकल है ना। सैनिटाइजर तो सब लोगों ने देखा होगा, सैनिटाइजर देखा है। अब इसके अंदर कोई क्या है सर? इसके अंदर इसका कंपोजिशन होगा, इसका कंपोजिशन यहां पर लिखा होता है, अल्कोहल होता है इसके अंदर, पता है ना। सैनिटाइजर कोरोना में सबने यूज करा होगा। तो ये अगर देखो, अब ये मैटर है, अब इसको किससे रिएक्शन करानी है? रिएक्शन करा दो। मैंने किसी के साथ रिएक्शन करा दिया। रिएक्शन किसके साथ करा दिया? सर हाथ में जो कीटाणु होंगे उनके साथ रिएक्शन करा दिया। ये देखो रिएक्शन हो गई, चेंजेस हो गया, और चेंजेस देखोगे तो सब्लिमेशन हो जाता है, ये हवा में उड़ जाता है। सैनिटाइजर हाथ में लगाया है बेटा, थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। आप पेट्रोल को देखोगे वो क्या करता है? सर उसके लॉज होते हैं, उड़ जाते हैं। पक्का? डन? श्योर हो? तो भैया ये देख लो, लिख लिया। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच विच डील्स विद दिस स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। क्या कर, अब जैसे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? स्मेल आ रही है, इसके अंदर फ्रेग्रेंस है, अच्छी फ्रेग्रेंस हो सकती है, बेकार भी हो सकती है, अलग अलग टाइप की चीजें हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है केमिस्ट्री इज दैट। जो भी लाइफ में है उसी को केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, आज से तुम्हें देखना हर एक जगह केमिकल्स दिखेंगे, हर जगह। ये पेन भी केमिकल है, हर एक चीज केमिकल से बना हुआ है। तो भाई साहब केमिस्ट्री हर एक जगह मिलने वाली है, हर एक जगह मिलने वाली है। कहां कहां केमिस्ट्री मिलती है? सर आपको अगर तुमसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, भैया एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री बता दो। भाई साहब मैं लिखते लिखते हाँ थक जाऊंगा, इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं केमिस्ट्री की। बेटा एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ में कहां कहां होती है, किधर किधर होती है? चलो बताओ, कहां कहां केमिस्ट्री देखते हो तुम लोग, किधर किधर? अरे भैया चलो, इंडिया में क्या है? इंडिया कृषि प्रधान देश है, मतलब फार्मर। हमारे इंडिया का सबसे ज्यादा अभी भी जो ऑक्यूपेशन है, सबसे ज्यादा जो लोग यूज करते, जो जॉब करते हैं, वो किससे करते हैं? एग्रीकल्चरल फील्ड से। तो एग्रीकल्चरल फील्ड में देख लो कहां कहां आप देखोगे, आप जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो वो देख लो, एग्रीकल्चरल फील्ड में कहां कहां यूज होता है। तो सर एग्रीकल्चरल फील्ड में आप जितने भी पढ़ते हो, जितने भी, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, फंगिसाइड्स हो गए, ये सब आपने नाम सुना होगा कि भैया ये सब इंसेक्ट को मारने के लिए। फर्टिलाइजर्स, याद करो फर्टिलाइजर्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बेटा?
फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने वाले, पेस्ट को मारने वाले, फंगिस को मारने वाले, ये सब जो होते हैं सर एग्रीकल्चरल फील्ड में केमिस्ट्री हर एक जगह मिल जाती है। हर एक जगह मिल जाती है कि नहीं? हर एक जगह मिल जाती है सर। हाँ सर, हर एक जगह मिल जाती है एग्रीकल्चर में। फर्टिलाइजर बेटा हमारे इंडिया में तो भाई साहब याद रखना, फर्टिलाइजर नाइट्रोजन, एनपीके। सर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और यहां पर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। पोटेशियम फर्टिलाइजर जो होता है बेटा, नाइट्रोजन का सिंबल एनपीके। फर्टिलाइजर्स में देखोगे आप किसी भी दुकान में जाते हो, जो लोग भी आसपास रहते हैं, अगर आपके आसपास खेती होती होगी तो आप देखोगे, जब भी आप देखोगे एनपीके, यूरिया खाद बोल देते रहे। सर आप देखोगे फर्टिलाइजर के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? देखो बेटा, यूरिया लिख दिया, ये देखना एक बार, यूरिया का फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये बेटा यूरिया होता है, यूरिया का फॉर्मूला। सर ऐसे बहुत सारे लोग होते, अमोनियम फॉस्फेट, आप ऐसे लिख दो, सोडियम नाइट्रेट, बहुत सारे, पोटेशियम, ऐसे। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, जब भी आपसे बोला जाएगा प्लीज ध्यान रखिएगा, फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल्स ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बोला जाए सोडियम पोटेशियम इन सब का, सोडियम पोटेशियम इन सब की बातों को ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी साथ में लिखते चलिए, मैं साइड हो जा रहा हूं बेटा क्योंकि आपको लिखना है, जल्दी छापते चलिए। एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जल्दी भाई साहब साथ साथ में बहुत सारे होते हैं। हाँ अरे, गवर्निंग का मतलब बेटा उसको कौन रूल करता है, कैसे रूल किया जाता है, कैसे वो लॉज काम करते हैं, आगे पढ़ेंगे कैसे। जैसे आपने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, बैलेंसिंग पढ़ी होगी रिएक्शंस की, तो वो सब चीजें आपको बोलिए। तो एग्रीकल्चर फील्ड में बेटा इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, फंगिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है। फर्टिलाइजर्स बेटा इन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, एनपीके। सर यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, ऐसे करके बना सकते हो। डन हो गया। हाँ छाप लिया भाई साहब, एकदम सुंदर राइटिंग में छापते चल रहे हो ना भैया? राइटिंग चल रही है ना? ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर वाली राइटिंग से आज ही लिख रहे हैं सर, कल से सर कुछ याद ही नहीं रहेगा। ओ बाबू पढ़ के आना, ये सब फिर से बता रहा हूं सर। केमिस्ट्री का पहला एग्रीकल्चर फील्ड में एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन की बात करेंगे तो भैया हम लोग तो भैया डॉक्टर बनने वाले हैं, तो हमारे पास हेल्थ सेक्टर में देख लो, हेल्थ सेक्टर में भी केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा, केमिकल्स का बहुत यूज है भाई साहब। और डॉक्टर बनने वाले हैं यार, फील लो। हाँ सीकेल डन है, हाँ ये सब, ये हाँ कल सलीम सर ने सिखा दिया है सीकेल, हाँ कॉपी कर लिया। हम लोग कॉपी कर लिया नहीं, हम लोग बोल देते छाप लिया, ठीक है। हमारे क्लास में छाप लिया से ही काम चल जाएगा, ठीक है। सीएल से ही काम चल जाएगा, सीकेएल छोड़ दो, सीएल से ही काम चल जाएगा, छाप लिया से ही काम चल जाएगा, कॉपी करना डन। अब देखो हेल्थ सेक्टर में क्या होगा, तो सबसे पहली चीज हेल्थ सेक्टर में भैया सबसे अच्छी चीज क्या होती है, हम लोग डॉक्टर बनेंगे तो क्या लिखेंगे, दवाइयां, मेडिसिन, या फिर इसी को क्या बोल देते हैं, ड्रग्स। बेटा मेडिसिन और ड्रग्स, ड्रग्स मतलब वो वाला नहीं जो आर्यन खान वाला था, वो सब नहीं है ड्रग्स। ड्रग्स मतलब क्या होता है, ड्रग्स या मेडिसिन बेटा, कभी देखो दवाई की दुकानों पे लिखा होता है प्रकाश ड्रग स्टोर, तो वो ड्रग का मतलब वो नहीं आर्यन खान और वो सब नहीं भाई, वो नहीं होता। ड्रग्स का मतलब होता है, मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि एक छोटी सी केमिकल चीज, एक छोटी सी केमिकल चीज, मेडिसिन या ड्रग्स एक छोटा सा मिलीग्राम में एक लेने वाला केमिकल जो आपके लाइफ में कोई केमिकली चेंज करे, वो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो भैया ड्रग्स में देखोगे तो बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, बहुत सारे ड्रग्स आज के टाइम पे देख लो। सर आपने बहुत सारे ड्रग्स देखे होंगे, आपको मैं बताता हूं, नाम देखना, आप डॉक्टर बनने वाले हो बेटा, उसकी शुरुआत बस हो गई अब। एनाल्जेसिक्स, आप एनाल्जेसिक्स ड्रग्स होते हैं। एनाल्जेसिक्स क्या करता है, रिड्यूसेस पेन। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो आप क्या बोलते हो, एस्प्रिन जानते हो, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, और भी दवाई है, ठीक है। पैरासीटामोल को हटाया तो एस्प्रिन को रहने देता हूं। एनाल्जेसिक्स, आप अलग अलग टाइप की एंटीपायरेटिक्स,
एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक ड्रग, एंटीपायरेटिक ड्रग मतलब रिड्यूसेस फीवर, फीवर रिड्यूस करने के काम आता है। अब ये दवाइयां कौन कौन सी होंगी सर आपको, एंटीसेप्टिक्स, हाँ, किल्स, बेटा ये सब कुछ आप यूज करते हो अपनी लाइफ में, डिटॉल में, इन सब में यूज करते हो। ध्यान सुनना अपने पास, हाँ ये देखना अपने पास क्या होता है सर, एंटीपायरेटिक्स मतलब जो रिड्यूस करता है फीवर को, एंटीसेप्टिक जो माइक्रोब्स को मारता है। आप डिटॉल लगाते हो, क्यों लगाते हो? अभी मैंने ये लगाया, ये अपना क्या बोलते हैं सैनिटाइजर लगाया, क्यों लगाया? बिकॉज वो क्या करेगा हमारे लिविंग सरफेस पे। एंटीसेप्टिक्स के बदले आपको देखोगे तो आपको एंटीसेप्टिक्स कहां लगाते हैं हम लोग, डिसइंफेक्टेंट्स। आप एंटीसेप्टिक बेटा कहां लगाते हो, अपने सर, अपने बॉडी के ऊपर, किसी लिविंग टिश्यूज के ऊपर। एंटीसेप्टिक्स के बदले आप किल करने के लिए, माइक्रोब्स को किल करने के लिए, जैसे घर में जो पोछा लगता है उस पर डिटॉल नहीं लगाते, वहां पर क्या लगाते हैं सर, वहां पर फिनाइल लगाते हैं, फिनॉल यूज करते हैं, फिनॉल का सॉल्यूशन यूज करते हैं सर। नॉन लिविंग सरफेसेस मतलब क्या हो गया सर, डोर्स, ठीक है, ग्लासेस एक्सेट्रा, इन सबको, फ्लोर, इन सबको। तो बेटा देख लो, ये सब अलग अलग टाइप की दवाइयां होती है जो आप यूज करते हैं, आप यूज करते हैं, ठीक है ना, आप यूज यही कर रहे होते हैं। हाँ, तो भाई साहब याद रखना, जब भी तुमसे बोला जाए एंटीसेप्टिक्स, ये सब दवाइयां हैं, इन दवाइयों के नाम होते हैं, ये अलग अलग टाइप के प्रोस मतलब होता है दवाइयों के नाम है जो मैं आपको बता रहा हूं सर। अब देखोगे तो कुछ दवाइयां होती हैं, जैसे अब कुछ दवाइयों के नाम मैं आपको नाम बता देता हूं, ध्यान सुनना अपने पास, ध्यान सुनना क्या होता है। हेल्थ सेक्टर में कुछ दवाइयां होती हैं, जैसे इनमें से एक है अपने पास सिस्प्लेटिन। अब डॉक्टर बनने की फीलिंग चालू कर दो भाई साहब, एंड टैक्सोल। ये जो मेडिसिन है, ये जो मेडिसिन है बेटा, ये मेडिसिन यूज होती हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे इन सबका स्ट्रक्चर भी आपको बताया जाएगा। देख लो बेटा, आज पहली क्लास है और केमिस्ट्री देखो आपको कितना इंपावर कर रही है। पहली क्लास में आपको केमिस्ट्री कितनी इंपावर कर रही है, कितनी इंपावर कर रही है, सोच रहे आपको पावर बता रही है कि आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे आप दवाई, किसी का फीवर कम कर सकते हो, किसी का पेन कम कर सकते हो, किसी के बारे में आप सोच लो, किसी की लाइफ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सब खत्म कर सकते हो सर। एक और दवाई होती है जिसको सर एचजेटी बोलते हैं, साथ साथ में लिखते चलना, एजिडोथायमेडिन, AZT, एजिडोथायमेडिन। ये क्या करता है, ध्यान से देख लो। तो जब भी तुमसे बोला जाए एनालिसिक्स होगा, एंटीपायरेटिक्स होगा, ये सब कुछ दवाइयां हैं जो आपको यूज करते हैं। तो हेल्थ सेक्टर में बेटा ये मेडिसिन के फॉर्म में, आज के टाइम पे दवाइयों के फॉर्म में यूज होते हैं। हेल्थ सेक्टर में देखो केमिस्ट्री, हाँ एड्स का ट्रीटमेंट बेटा अभी पूरा का पूरा 100% तो नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ दवाइयां कुछ आ गई हैं जो मार्केट में आपको दिखती हैं, और ये सारे केमिकल्स ही हैं। ये केमिकल्स आप धीरे धीरे जब आप 12th तक आओगे तो आपको पता चलेगा सिस्प्लेटिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है सर, ये सबका स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा, ये केमिस्ट्री आपको बताएगी, ये पावर होगी आपके अंदर अगले 2 साल के अंदर। अभी सिर्फ आप नाम जान रहे हो, एस्प्रिन का, पैरासिटामोल का, सबका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। हेल्थ सेक्टर में देखोगे तो दूसरी चीज क्या आती है सर, सिंथेटिक। आप हेल्थ सेक्टर में आज के टाइम पर प्रोटीन्स, विटामिन्स, आप हॉर्लिक्स, हाँ बहुत सारे विटामिन्स सर, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है एटसेट्रा, ऐसे लिख देता हूं। आज के टाइम पे सिंथेटिक भी हम लोग बना पाते हैं बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से हम बहुत सारे सिंथेटिक चीजें भी बना लेते हैं। तो भैया देख लो हमारे पास हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ सर, हेल्थ सेक्टर में आप मेडिसिन, ये केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है बेटा जो आपको मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। कैंसर का मेडिसिन बेटा ये
कम करता है, पूरा का पूरा कंट्रोल। ऑब्वियस है हर एक कैंसर का इलाज नहीं हो सकता भाई आज के टाइम पे, लेकिन हाँ बहुत सारे कैंसर का इलाज आज के टाइम पे पॉसिबल है, उसमें ये सिस्प्लैटिन और ये सब चीजें यूज की जाती हैं बेटा। आपको ये सब चीजें यूज करते हुए मिल जाएंगी, सिस्प्लैटिन और इन सब चीजों में यूज कर जाएंगे आप बेटा। और भी अभी यार ऐसे तो मैं लिखता चला जाऊंगा, अभी ये लिख देता हूं, सैनिटाइजर हो गया, ठीक है। मतलब अब ऐसे तो बहुत सारे लिख देंगे। सैनिटाइजर्स में कौन सा होता है, प्रोपेनॉल होता है, आइसोप्रोपेनॉल होता है। सैनिटाइजर में जाके देखोगे तो आपको पीछे लिखेगा आइसोप्रोपेनॉल, ऐसे मिल जाएगा। तो वैसे तो बहुत सारी दवाइयां हैं यार, कितना बताऊंगा मैं, ठीक है। कोकीन बेटा दवाई नहीं होती है, हाँ। एनेस्थेसिया, एनेस्थेटिक्स भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं बेटा, ठीक है। पैरासीटामोल किसके काम आती है बेटा, वो दोनों काम कर रही होती है। अब आप पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग चीजें मिलती हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक, अरे भाई अब मैं डॉक्टर, अब यार थोड़ा बहुत एग्जांपल बोल रहा है एंटीबायोटिक, अरे सब लिख दूंगा मैं ही, तो फिर डॉक्टर बनने के बाद कुछ तो अलग पड़ेगा ना भाई। तो मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके पास केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। आप एप्लीकेशन कहां कहां देख सकते हो, एग्रीकल्चर फील्ड में देख सकते हो बेटा, आपको हेल्थ सेक्टर में दिख सकता है। अब देखो इंपॉर्टेंस आपको भाई साहब, सर इन्वायरमेंटल आप देखोगे तो आज के टाइम पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में भी दिख जाएंगे हम लोग भैया इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में भी दिख जाते। हम लोग का एप्लीकेशन क्या है, केमिस्ट्री में देख रहे हो हर एक चीज जैसे तुमने पढ़ा। केमिस्ट्री वाले एक अलग लेवल के प्राणी हैं। पहले हम लोग डिस्कवरी करते, जैसे हमने पहली बार प्लास्टिक बनाया, प्लास्टिक के थैले देखते हो ना आज तो, पॉलीथीन के थैले, पॉलीथीन का चेयर, पॉलीथीन का सब कुछ, ये पॉलीथीन की बैग्स और ये सब चीजें। बेटा जिसने, सच बता रहा हूं, जिसने पॉलीथीन पहली बार बनाया ना, उसको नोबेल प्राइज दिया हमने। और वही पॉलीथीन, वही प्लास्टिक आज हमारे लिए क्या हो गया है, सरदर्द हो गया। अब हम उसको बैन कर रहे हैं, उसको आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग केमिस्ट्री में एक दिक्कत है कि भाई साहब जैसे पॉलीथीन्स हैं, पॉलीथीन्स क्या होती हैं, पॉलीथीन्स या फिर प्लास्टिक बैग्स, सर ये क्या है, सर ये देख लो ये क्या करती है, सर ये क्या करती है, कॉजेस डिग्रेडेशन टू इन्वायरमेंट। अब ये आज के टाइम पर बेटा, अब इन्वायरमेंट को हमारे लिए, इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही है पॉलीथीन, जिसने पहली बार बनाया पॉलीथीन भाई। अब ठीक है, ये सब कौन है जी बोल रहा है लिखना है कि नहीं लिखना है, तो बेटा ये देखने के लिए लिख रहा हूं क्या, ए भाई, ए भैया, अच्छा ऐसे बैठ के देख रहा है कि हाँ हाँ, अच्छा आज से ही पढ़ा दीजिएगा क्या। हम तो सोच के आए थे कि कल परसों से, मतलब आज तो मतलब ऐसे पूजा पाठ होगा, थोड़ा सा सर हवन ववन कराएंगे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे, फिर चले जाएंगे। पढ़ा दीजिएगा आज ही, भैया पढ़ो चुपचाप। ये सब लिखना है, कौन है जो बोल रहा है कि कब से लिखना है बताए नहीं। बेटा ये सब क्या था, तो मैं ऐसे हवा में लिख रहा हूं क्या। अलग लेवल के बंदे हैं भाई साहब इस बैच में तो। अल्लाह सर, हाँ, बहुत सारे अलग अलग टाइप के अभी भी यूज। भाई पॉलीथीन्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं। पॉलीथीन्स कैसे बनते हैं बेटा, तो आपको 11th क्लास में आपने एक पढ़ा होगा, इथीन। इथीन पढ़ा है सर, इथीन का ना एन ले लो, एन टाइम्स ले लो, इथीन एन टाइम्स ले लो। इसी को क्या कर दिया जाता है, पॉलीमराइज कर दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलीमराइजेशन कर देते हैं। और पॉलीमराइजेशन कर देते हैं तो बेटा ये बन जाता है, शाहरुख खान बन जाता है, ऐसे बाहें खोल देता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है और ये लंबी चौड़ी चेन बन जाती है। इसी को हम लोग बोल देते हैं पॉलीथीन। ये हो जाता है पॉलीथीन। ये इन्वायरमेंट को आज के टाइम पे डिग्रेड कर रहा है, आज के टाइम पर डिग्रेड कर रहा होता है। पॉलीमराइजेशन मतलब सब चिपक जाए। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है बेटा बहुत सारे लोग एक साथ चिपक जाएं। जैसे इथीन अकेला था, उसको एन नंबर ऑफ इथीन, इथीन से इथीन, इथीन से इथीन, ऐसे डबल बॉन्ड बना के बैठा था, ऐसे खुल जाए डबल बॉन्ड। देख रहे हो, ये देखो डबल बॉन्ड ऐसे बना के बैठा है, ठीक है, और ऐसे खुल जाए डबल बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, लंबी चौड़ी चेन चलता चला जाएगा। शाहरुख खान बन गया, मतलब ऐसे पहले ऐसे था, फिर ऐसे ऐसे, हाँ गाना बजता गया, म्यूजिक बजता गया, ऐसे शाहरुख खान बन गया, पॉलीथीन बना गया। अब इसको बैन कर, पहले इसको क्या दिया, नोबेल प्राइज दिया हमने। इसको जो बनाया ना हम लोगों ने, जिसने पॉलीथीन बनाया उसको नोबेल प्राइज दिया हम लोगों ने। बाद में उसको क्या कर दिया, एकदम भाई साहब बैन, कि बैन करो इसको, बहुत ज्यादा हो गया, इसको बैन करो। सिमिलरली एक और चीज है सर, पहले जो होता है एक सीएफसीज होते हैं। सीएफसीज मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भाई साहब पहले पहले जब आप देखोगे ना फ्रिज आया, सोचो पहले पहले फ्रिज आया तो सीएफसीज यूज किए गए, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स, रेफ्रिजरेटर्स और कूलर्स, एयर कंडीशनर्स,
पहले पहले जब कंडीशनर्स आप देखोगे एसीज में इन सब में आए, सीएफसी जो है ना, शुरुआत में जब इनकी डिस्कवरी हुई तो भाई साहब लोग खुश हो गए। क्यों? क्योंकि ये रूम को ठंडा कर देता था, रूम को ठंडा, हाँ रूम को ठंडा कर देता था, एकदम ठंडा 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 कूल कूल। लोग खुश हुए, बोले भाई साहब गजब की चीज खोज दी साइंस ने, क्या केमिस्ट्री वाले, क्या गजब के लोग हैं, गजब के लोग हैं यहाँ पर। जैसे ही सीएफसी यूज होना शुरू हुआ भाई साहब मजा ही मजा आ गया। लोग रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, सब जगह उसका यूज कर रहे हैं और लोग खुश हैं कि आहा क्या जिंदगी है। फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि सर ये क्या करता है, इट कॉजेज ओजोन लेयर डिप्लीशन। सर बचपन से जो आप इन्वायरमेंट बचाने की कोशिश कर रहे थे वो इसी के कारण, ओजोन लेयर में होल पता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर में एक छेद हो गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कितना स्लो स्लो लिखे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होता है? 10th में यार इतना, ये कार्बन है भैया, हाइड्रोजन। हाँ तुम क्या इसको चच्चा कुछ पढ़ रहे हो क्या? CH2 ये डबल बॉन्ड बेटा, ये कौन है जी बोल रहा है CH2? बेटा ये इथीन बोलते हैं इसको, इथीन। 10th में देयर इज ए चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। थोड़ा तो बोर्ड के लिए अभी पढ़ा होगा, 10 दिन पहले बोर्ड खत्म हुआ है रे। हाँ बोल रहा है CH2 क्या होता है। अच्छा अरे बेटा CH2 ये डबल बॉन्ड होता है रे। क्या मतलब स्वाहा करके आए हो क्या? कि सर 10th पास जिस दिन हुए थे ना सर, जिस दिन 10th का लास्ट एग्जाम खत्म हुआ था, किताबें जला के समोसा खा गए। हाँ किताबें बेच के समोसा खा गए, रद्दी में बेच दिया सर, उसी टाइम हमने सब भूल गए। हम ये सब कहाँ याद करते भाई? इथीन और ये पॉलीथीन, इथीन बोलते रे भाई इसको। अरे भाई एकदम ही मतलब जीरो, निगेटिव से आए हो क्या? कि निगेटिव सर जान रहे हैं सर, 10th सर 9th एक बार और हो जाए ना मजा आ जाएगा, एक बार 9th का 1 शॉट करा दीजिए। हाँ भाई यार बेसिक से क्या आप तू, ओ भाई बेटा ये कार्बन 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 के 4 बॉन्ड होते थे, ऐसा कुछ होता था, ये इथीन था शायद। इसी के भैया खूब सारे मॉलिक्यूल्स ले लो, खूब सारे मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लो। ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? पॉलीमराइज होगा भाई साहब। यार पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि भैया n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया, ये देखो हर एक कार्बन क्या करेगा, हर एक कार्बन ऐसे हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अरे भाई हाँ ये देख लो हर एक कार्बन ऐसा बन जाएगा, हर एक कार्बन अब ऐसे लंबी चौड़ी चेन बन जाएगी बेटा। इथीन की ना ऐसे लंबी चौड़ी चेन बनती चली जाएगी, इसी को बोलते हैं पॉलीथीन। ये देख लंबी चौड़ी चेन बनती चली जाएगी भाई। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है अब ये लंबा चौड़ा चेन अब कॉपी भर जाएगी उतनी बड़े, हाँ इसको बोलते हैं। ठीक है ये अनसैचुरेटेड कार्बन है। कुछ दिन बाद बोलेगा सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये बेटा इसको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नहीं अनसैचुरेटेड। मैं भी किसको कहा, हाँ भाई ऐसे डरा दिया यार तुमने तो, पहली बार मुझे डर लग गया। ये देख लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। ठीक है और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सब के सब सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सैचुरेटेड। भाई गलती कर दी, हाँ इतना बेसिक पे चलना था क्या? अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड पता है ना। चलो तो भाई साहब इसकी बात कर, अरे ऐसे बता दिया दोबारा मत लिखना, बस बता रहा था कुछ लोगों को पॉलीथीन कैसी आ गया। अब ऐसी लंबी चौड़ी चेन चलती चली जाए उसी को बोलते हैं बेटा। तो मैं बात कर रहा था इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की भाई, कि यहां भी डिग्रेडेशन में भी यूज हो जाता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में भी यूज हो जाता है। जैसे आप ग्रीन हाउस गैसेज देखोगे, ग्रीन हाउस गैसेज भी देखो, मतलब लिख भी देता हूं इसमें। अब यार तुमने तो पूरी कॉपी पेज भर दिया मेरा। ग्रीन हाउस गैसेज जानते हो आप लोग ना, बचपन से आप इन्वायरमेंट के ऊपर खूब सारा एस्से लिखते होगे, एस्से लिखते हो ना बेटा, उसमें ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो क्लाइमेट चेंज करती हैं। याद करो CH4 गैस हो गया सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, ऐसा कुछ सुना होगा आप लोगों ने।
कुछ कुछ बचपन में एक दो तो ये सब तो लिखते थे भैया, इनके ऊपर तो ऐसे वैसे सब लिखते थे भर भर के इंग्लिश में, ये सब याद है। हाँ, तो ये सब याद है, तो उसी को बोलते हैं बेटा, उसी को तो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में ऐसे केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है। हाँ चलो चलो हो गया, चलो पढ़ पढ़ आगे चल, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में जैसे ग्रीन हाउस गैस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है, सीएफसीज हो गए, इथीन हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गए, ये सब भैया इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब हम लोग का काम सब जगह है, हम किसी का हेल्थ बिगाड़, केमिस्ट्री वाले भैया एकदम मस्त चलते हैं जिंदगी। देखो हमारी किससे केमिस्ट्री अच्छी हो गई तो लाइफ भी बना देंगे, और खराब हुई तो बिगाड़ भी देंगे, मतलब हम लोग का देख रहे हो कितना प्यारा प्यारा काम है। यहाँ देखो एग्रीकल्चर में भाई साहब फर्टिलाइजर का काम कर रहे हैं, मच्छरों को मार रहे हैं, इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, हर चीज हम लोग करने को तैयार हैं भाई साहब। यहाँ पर तबीयत सही भी कर देंगे, और ज्यादा मूड खराब हुआ तो तबीयत किसी का बिगाड़ भी देंगे, ठीक है, डन हो जाएगा। अब भैया देखना ये इन्वायरमेंटल, अब अलग अलग जगह पे बहुत सारे, अब देखो तुम्हें यूज बताता हूं, तुम्हें अभी लड़ाई चल रही है तो इसका यूज लड़ाई में भी है, पर वॉर में भी यूज होता है। आप देखोगे भाई साहब अब लड़ाई के ऊपर भी यूज है क्या सर, वॉर में तुमको पता है, वॉर में जाके कभी पढ़ना, हिटलर जो था ना, हिटलर के टाइम में जितना भी हम आगे साइंस पढ़ेंगे हिटलर के टाइम के लोग हैं, आइंस्टाइन से लेके हर एक टाइम, हर एक लोग, आइंस्टाइन के टाइम पे जो लोग थे इस हिटलर के अंदर था आइंस्टाइन। सोचो सोचो, ये देखना एक बार, ये भैया वॉर के टाइम पे भी किस में यूज होता है, तो वॉर में आप जितने भी एक्सप्लोजिव्स देखते हो, सर वॉर में एक्सप्लोजिव पता है ना, एक्सप्लोजिव्स मतलब जो बम बम फटते हैं वो किसके होते हैं, टीएनटी, टीएनटी मतलब ट्राई नाइट्रोटोल्वीन भाई, ट्राई नाइट्रोटोल्वीन, टीएनटी। सर आपको एक्सप्लोजिव में डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसराइड, ये सब बम बम बनाने में काम आएंगे। आरडीएक्स आपको पूरा का पूरा, आपको आरडीएक्स आपकी क्लास में सिंथेसाइज हो जाएगा, आप 12th में पहुंचोगे वहां पर आपको आरडीएक्स बनाने का फॉर्मूला भी बता दिया जाएगा कैसे आरडीएक्स बनता है। सर नाइट्रोग्लिसरीन लिख देता हूं ग्लिसराइड के बदले, पता चला ग्लिसरीन तो पता होगा, डन। सर वॉर के अंदर देखोगे तो भाई साहब, हाँ बॉम्ब बम तो होता ही है, वॉर के अंदर देखोगे ना तो कुछ पॉइजनस गैसेस यूज की गई थी, पॉइजनस गैसेस भी यूज किए जाते हैं। पॉइजनस गैसेस मतलब शायद आप हिटलर के बारे में या अपने कहीं हिस्ट्री पढ़ी हो थोड़ी बहुत 10th क्लास में, तो आपको वहां पता चल रहा होगा कि पॉइजनस गैसेस, जैसे आपको कुछ गैसेस मिलेंगी, जैसे मस्टर्ड गैस है, मस्टर्ड गैस है, ये भैया बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। सर ये सब एक बार सूंघ लिया, फॉस्जीन हो गया, सर ये सब गैस जो होते हैं ना ये पॉइजनस होते हैं, मतलब आदमी बेहोश सीधा सीधा निकल गया। तो ये वॉर्स में ये सब भी यूज किया जाता था, जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखेंगे तो वहां पर ये सब एक्सप्लोजिव्स में हो गया, अभी भी आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह पर यूज हो रहा होता है आजकल, मतलब केमिस्ट्री का यूज बता रहा हूं। घर पे बना सकते हैं आरडीएक्स, वे बंद करिए, कौन सा टीयर गैस है, बहुत सारे गैसेस है, टीयर गैस पॉइजनस नहीं बोलते उसको, बोलते अब लाफिंग गैस पॉइजनस नहीं होगी, अंटोल से एकदम ज्यादा ठूस लो उसको नाक में। हाँ हाँ याद रखना, ठीक है, ये ध्यान। जेम्स बॉन्ड कौन सा यूज करता है भाई, अब ये थोड़ी ना बताऊंगा मैं। हाँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इन सब में यूज किया जाता था, जब पहले का आप कभी हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर वॉर में इन सब में यूज होगा। आजकल न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी यूज होता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपको ही पता है कहां यूज होती है, तो भैया एटम बम बनाने में। सर एटॉमिक बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम अगर डिस्ट्रक्टिव फॉर्म पढ़े तो ये यूज होता है हाइड्रोजन बम बनाने में। या फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यूज करते हैं हम लोग यूरेनियम 235 का यूज करके, सर ये भी यूज होता है, यूज फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। आपको पता होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होता है बेटा, हमेशा गलत ही नहीं लेना है, इसका यूज अच्छा भी होता है, यूरेनियम 235 यूज होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी यूज हो जाता है यूरेनियम 235। तो ये केमिस्ट्री के अलग अलग यूजेस हैं बेटा, आज के टाइम पे बहुत सारी जगहों पर आपको अलग अलग यूजेस, न्यूक्लियर बॉम्ब। जल्दी, अरे कितना स्लो भाई, जल्दी लिखिए यार, कौन है बोल रहा है सर और स्लो, कितना स्लो चलूं भाई, इससे ज्यादा स्लो चलूंगा मैं ही बेहोश हो जाऊंगा, ठीक है। हाँ लास्ट वन,
ऑटोमोबाइल्स और ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। ऑटोमोबाइल्स और ट्रांसपोर्ट में आप देखेंगे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, सारी लड़ाई तो आजकल यही है, केरोसिन ऑयल हो गया, ठीक है सर। यहां पर मतलब अलग अलग आप चीजें एटसेट्रा लिख देता हूं, हटाओ। तो बेटा एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री देख लो। एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री ये है सर, आपको मैंने केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन बताई और अलग अलग यूजेस बताए कि भैया केमिस्ट्री ये फील कराने वाली है। डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें देखने वाले हो, इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें देखने वाले हो। तो नॉर्मल जिंदगी में जो भी आप देखोगे ना, साबुन से लेके कुछ भी, तो उसके बारे में पढ़ो, आपको पता चलेगा सब कुछ केमिकल से मिलकर बना हुआ है, सब कुछ केमिकल से मिलकर बना है। इसके बारे में भी आपको नहीं ज्यादा सोचना है कि आरडीएक्स कैसे बनाए, ऐसी चीजें मत करना भाई, बताया गया है आपको, बस ऑप्शंस दिए गए हैं। हो गया भैया, छाप लिया कि नहीं छाप पाए? जल्दी, सीएल की एनसीएल, जल्दी छाप लिया? एनसीएल जल्दी, नहीं छाप लिया? जल्दी से जल्दी बताओ, सीएल की नहीं एनसीएल? ये सब याद एक दिन में नहीं करना है, बस अभी शुरुआत करिए, तो बस बता रहा हूं कि भाई साहब अलग अलग जगह पर अलग अलग यूजेस बता रहा हूं, ठीक है। डन हो गया। आरडीएक्स कैसे बनने बता दी। हाँ तुम एक काम करो, मतलब पहले दिन ही बम फोड़ दे, पहले दिन ही बम फोड़ के बरा बोला, बहुत फा बोलेगा सर सीधा। चलो तो भाई साहब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बता रहा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री कहां कहां होगी, एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री कहां कहां होने वाली है। तो भाई साहब अब देखो, केमिस्ट्री में ना कोई भी चीज अगर आप डिफाइड करते हो, केमिस्ट्री को अगर हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री के बारे में एक सिंपल सी बात बोलने वाला, ध्यान सुनिएगा। पुतिन चाचा कौन सा यूज करते हैं? पुतिन चाचा भाई टीएनटी का होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, टोल्यूइन, ये सब कंपाउंड्स होते हैं, बाद में पता चलेंगे बेटा, अभी इसको छोड़ दो ना, तुम लोग एकदम मतलब इतना बस एग्जाम्पल बता रहा था यार, अब तुम लोग एकदम पीछे पड़ो, दवाई में बोल रहे सर पैरासिटामोल नहीं बताया, ये नहीं बताया, अरे एक दो एग्जाम्पल दे रहा था जो आपको मिल सकता है, बाकी चलो आओ आगे आते हैं, शुरू करें भाई। ये तो हो गया थ्योरी, थ्योरी मजा नहीं आ रहा, ये ऐसे मजा नहीं आ रहा, तो चलो आओ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे आते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे आते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान सुनना, बहुत शानदार चीज बताने वाला, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करने वाला। क्या होता है एटम और मॉलिक्यूल? बेटा सबसे पहली चीज एटम से देख लो भैया, टॉपिक का नाम लिख दो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, भैया सबसे पहली चीज एटम लिखने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है जल्दी। माइनक्राफ्ट में टीएनटी था, एकदम ऑब्वियस है भाई, तो साइंस में मिल जाएगा, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बेटा, अब धीरे धीरे हम अपनी केमिस्ट्री पे आ रहे हैं, थोड़ा थ्योरी हो गई, थोड़ी बातें हो गई, अब थोड़ा धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं। एटम्स किसको बोलते हैं, एटम किसको बोला जाता है, ध्यान सुनना बेटा। चैप्टर का नाम, अरे चैप्टर का नाम बेटा शुरुआत में, ये भैया क्या बोल रहा है, ये चैप्टर का नाम है यार, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ए भगवान, मोल कॉन्सेप्ट इसका नाम ही, आप एनसीईआरटी में ये नाम होता है। अरे तुम पहले बोला चैप्टर का नाम बताइए, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अभी इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे सब बेसिक बेसिक सा पढ़ेंगे, एकदम बेसिक बेसिक सा पढ़ेंगे बेटा, सब बेसिक बेसिक सा पढ़ेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अभी हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। चैप्टर भैया ये हमारा स्टार्ट हुआ है, हम लोग आते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ये चीजें ध्यान सुनिएगा, हाँ चलो। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं एटम की। एटम क्या होता है? तो सर इट इज द, देखिएगा बेटा साथ साथ लिखते चलिएगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर विच मे और मे नॉट exist independently। सर एटम क्या होता है? एक ऐसा छोटा सा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर जो भैया एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ध्यान सुनना, फंडामेंटल यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते, ये एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे सर इस एटम के बारे में बात करेंगे तो एटम जो होता है याद रखिएगा, जैसे बात देख लो, अपने पास मेटल है तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स देखोगे तो जैसे आयरन है, सर आयरन ऐसे एग्जिस्ट कर जाता है। गोल्ड है, गोल्ड ऐसे एग्जिस्ट कर जाता है। सॉलिड, ये एस मतलब सॉलिड, एयू मतलब गोल्ड, एयू मतलब क्या होता है बेटा? गोल्ड।
सर ये सब सिल्वर है, अकेला इंसान है, ये देख लो सिल्वर है, ये सब अकेला एग्जिस्ट कर जाता है। सिल्वर है सर, प्लैटिनम है, तो ये सब क्या होते हैं बेटा, अकेले एग्जिस्ट कर जाते हैं। सर इनके देख लो, एटम्स का मतलब क्या हो गया, एटम्स का मतलब क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं। नोबल गैसेस होती हैं या इनर्ट गैसेस होते हैं, ये सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, जेनॉन है, रेडॉन है, अलग अलग गैसेस, ये सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं। ये सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं। ये जो एटम्स होते हैं दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अकेले एग्जिस्ट कर जाते हैं। लेकिन भाई साहब एटम जो होता है, ध्यान सुनना अपने पास, एटम जो होता है वो एटम में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भैया इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते। जैसे ऑक्सीजन एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन के बारे में बात करोगे तो ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन एक अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सर नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो भैया नाइट्रोजन को अकेले एग्जिस्ट नहीं करा सकते, एक्सेट्रा। ये जो होते हैं सर, ये देखो ये कैसे एग्जिस्ट करता है। नाइट ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में। हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, O2 गैस के फॉर्म में। नाइट्रोजन N2 गैस के फॉर्म में। सर ये जो एटम्स होते हैं, ये देख लो, ये जो एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन मैंने बताया, ये क्या होते हैं सर, ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं, दीज एटम्स do not exist independently। ठीक है, जल्दी ध्यान सुनना अपने पास। सर ये देख लो, एटम क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो एटम भैया जैसे मेटल्स हो गए, कुछ मेटल्स एग्जिस्ट कर जाते, नोबल गैसेस हो गई सर, हीलियम, नियॉन, इन सब, ये सब में एक्सेट्रा है भाई, तो अपने हिसाब से देख लेना, ईटीसी। अब ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, O2 के फॉर्म में। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब कैसे एग्जिस्ट करेंगे। तो एटम जो होता है बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो कि एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो एटम को अकेला पहचान सकते हो, पक्का हो जाएगा सर, सर हो जाएगा। नहीं बेटा गैसेस नहीं, ये तो आयरन है, आयरन गैस नहीं होता, सॉलिड होता है। ऐसा नहीं होता कि एटम हमेशा गैस होगा, नहीं, आयरन सॉलिड है, गोल्ड सॉलिड है, सिल्वर सॉलिड है, प्लेटिनम सॉलिड है, ये सॉलिड में भी हो सकता है। एटम कैन एग्जिस्ट एज, बस याद रखिएगा, एटम बहुत सारे लोगों में, थोड़े लोगों का ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाता है, बाकी बहुत सारे लोगों का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ऑक्सीजन का एटम अकेला नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन का एटम अकेला नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन का एटम अकेला नहीं मिलेगा, वो O2 के फॉर्म में, H2 के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में मिलेगा। तो एटम जो होता है एक सबसे बेसिक सा यूनिट है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये एग्जिस्ट कर भी सकता है अकेला, नहीं भी कर सकता है। एटम अकेला इंसान, जैसे मैं अभी अकेला हूं तो मैं एक एटम हूं, ठीक है। जैसे तुम अभी अकेले पढ़ाई कर रहे हो, तुम एक एटम हो भाई साहब। एटम होते, ये एटम अकेले एग्जिस्ट कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। जैसे मैं अकेला भी एग्जिस्ट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे यहां पर बहुत सारे बैच में लोग आए, अकेले एग्जिस्ट कर जाएंगे 2 साल तक, लेकिन कुछ लोगों के अंदर अगले साल थोड़ी सी, अगले क्लास के बाद थोड़ी सी मन में क्या आएगी, उतावलापन आएगा। वो क्या करेंगे, वो भाई साहब मॉलिक्यूल्स बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे पूछते रहेंगे तुम कहां से हो, तुम किधर से हो, उनके मन में, वो अकेले एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। वो क्या करना शुरू करते, वो बॉन्ड बनाना, केमिस्ट्री चालू कर देते। एटम के फॉर्म में रह ही नहीं सकते, इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ाई कर सकते। वो यहाँ चैट में लिखेंगे, और तुम किधर से बिलोंग करती हो, महाराष्ट्र से कि बिहार से, कश्मीर से कि बंगाल से कि कहाँ से। फिर वो उधर से रिप्लाई करेगी या करेगा कि मैं भी यहाँ से, मैं भी यहाँ से। तो वो क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मॉलिक्यूल भी क्या होता है सर, मॉलिक्यूल अगेन, मॉलिक्यूल भी क्या है सर, इट इज ऑल्सो smallest unit of matter which exist independently। जो भाई साहब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं, जो एग्जिस्ट कर जाते हैं इंडिपेंडेंटली, ध्यान सुनना, इंडिपेंडेंटली क्या कर जाते हैं, एग्जिस्ट कर जाते हैं। मॉलिक्यूल्स को बेटा याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स इज व्हाट सर, मेड अप ऑफ, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मेड अप ऑफ मोर देन, मॉलिक्यूल्स बेटा कुछ नहीं, एक से ज्यादा एटम,
एक से ज्यादा एटम होने चाहिए। मोर देन वन एटम से अगर आपके पास ज्यादा है, एक से ज्यादा एटम है, तो उसको बेटा हम लोग क्या बोल देते कि भैया वो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल देख लो, मॉलिक्यूल क्या होता है, एक एटम, अकेला एटम, जैसे मैं अभी एटम हूं, तुम अभी एटम हो, लेकिन कुछ लोग कल से मॉलिक्यूल बनना शुरू कर देंगे, अभी यही चैट में मॉलिक्यूल बनना शुरू कर देते, वो किसी ना किसी से अपनी केमिस्ट्री सेट करने लगते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल। वो क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, एक से ज्यादा एटम। मतलब सर ये देख लो, नाइट्रोजन है, ये देख लो बेटा, नाइट्रोजन, ये देखना सर, ये नाइट्रोजन अगर अकेला लिखा है तो ये क्या कहलाएगा, एटम। क्या ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएगा, सर नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सर एटम तो है बट अकेला एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन यही नाइट्रोजन भाई साहब एक और के साथ बॉन्ड बना ले तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल। और ये क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर जाता है। जैसे तो याद रखिएगा एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है। एटम सिंगल बंदा, एकदम सिंगल सिंगल चल रहा है, ठीक है, एकदम किसी से कोई बातचीत नहीं, चुपचाप क्लास किया चला गया, क्लास किया चला गया। ऑनलाइन का यही फायदा है, अकेले अकेले आइए अपना क्लास करके चले जाइए। ऑफलाइन भी क्या होता है, चार लोग दिख रहे होते हैं, फैशन भी करना, स्टाइल भी करना होता है। यहाँ पर कोई स्टाइल नहीं, कोई फैशन नहीं, एकदम भैया स्कूल से आए एकदम बाल वाल बिखरे हुए तब भी क्लास कर रहे हैं। यही तो फायदा है ऑनलाइन में। भाई साहब घर में एकदम मतलब होता है ना, घर में बगल में कोहराम मचा पड़ा है, महाभारत चल रही है, लेकिन यहां पर अपना शांति से पढ़ाई कर रहे। लेकिन ऑफलाइन में जाना होता तो घर में लड़ाई हो रही है, पता चला कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा, आपको कोचिंग नहीं छोड़ पा रहा। यही सब फायदा। अकेले होना मतलब एटम, और एक से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा हो गया तो सर मॉलिक्यूल। ए बाबू इसको देखो तो ये क्या है, अच्छा ये क्या है, टू का मतलब क्या होता है, पहले ये बताना बेटा, कितने लोगों को पता चल रहा है ये मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने एटम है, ये कैसे पता चलेगा। अकेला नाइट्रोजन एटम था, N2 मतलब मॉलिक्यूल, इसमें कितने एटम है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कितने एटम है, नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2। ये देखो सर ये क्या होगा, सर ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, और ये क्या कर सकता है, अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। पानी भाई साहब किसी के साथ सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। एक से ज्यादा एटम हुए। अब यहां पर देखोगे तो भैया किसके कितने एटम है, सर 2 एटम हाइड्रोजन का है, 2 एटम हाइड्रोजन का है, और 1 एटम जो है सर, 1 एटम किसका है, ऑक्सीजन का है। 2 एटम हाइड्रोजन का है और 1 एटम ऑक्सीजन का है। पक्का ये पता चल रहा है, कैसे पता चला, सर ये नीचे जो 2 लगा है ये क्या बता रहा, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का कितना है, सर नीचे जब कुछ नहीं लगा होता तो 1 होता है। सिंगल इंसान की कोई उतनी वैल्यू नहीं करता, यही होता है सिंगल इंसान। देख लो नाइट्रोजन अकेला खड़ा है, कोई नंबर वंबर लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे N2 हुआ 2 बन गया, सर H2 हुआ, पता चल रहा है मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस पता चल पा रहा। एटम किसको बोलेंगे ये बता, ये कौन सी चीज है। अगर मैं फास्फोरस ऐसे लिखा है, ये एटम है कि मॉलिक्यूल है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, एटम है कि मॉलिक्यूल है। फास्फोरस एटम है कि मॉलिक्यूल। अगर पी अकेला लिखा हुआ है, अगर पी अकेला लिखा हुआ है तो बेटा ये एटम है कि मॉलिक्यूल है, बता सकते हो भाई साहब, ये एटम है कि मॉलिक्यूल है। क्या होगा सर, ये एटम होगा, सर ये एग्जिस्ट मतलब एटम होगा पक्का। अच्छा चलो ये एग्जिस्टेंस छोड़ो, पहले ये बताओ ये क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है, बस ये बताओ। ये एटम है, ये क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है, जल्दी बता। सर ये क्या है, सर ये क्या है, मॉलिक्यूल है क्या। सर इसमें कितने एटम हैं भैया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे भैया चश्मा लगाओ सही से, नहीं दिख रहा तो P4 मतलब 4, फास्फोरस के 4, पक्का। वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, जो भी नंबर होता है उसको नीचे लिखते हैं। सर यहां पर बताओगे ये मॉलिक्यूल है कि एटम है, सर ये मॉलिक्यूल है कि एटम है। भैया देख लो बहुत छोटे से एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है, एकदम बेसिक से भी नीचे से एटम मॉलिक्यूल 9 10 से स्टार्ट किया भैया। ये pH3 बताओगे मॉलिक्यूल है कि एटम है, जल्दी से जल्दी भैया कमेंट सेक्शन में भरते चले जाओ। सर मॉलिक्यूल है, 1 एटम किसका है, फास्फोरस का, 1 एटम किसका है, फास्फोरस का, और 3 एटम किसके होंगे, सर 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन होगा। 1 एटम किसका है, फास्फोरस का, और 3 एटम किसके होंगे, हाइड्रोजन का। एटम मॉलिक्यूल में डिफरेंस पता चल रहा है, आर यू गाइस श्योर। हाँ
क्या लग रहा है सर? एटम मॉलिक्यूल डिफरेंस बता सकते हो? मुझे बस इतना बता दो भैया, सर ये क्या है, सर ये क्या है, ये क्या है, और अगर तुमसे मैं पूछ दूं ये क्या है, बता सकते हो? इन तीनों का भैया खुद से लिख सकते हो, किसके अंदर कितने एटम, कौन एटम है, कौन मॉलिक्यूल है। भैया एक बार सोचोगे क्या? ये 3 एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं, एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंशिएट कर सकते हो, एटम और मॉलिक्यूल डिफरेंशिएट कर सकते हो। एटम और मॉलिक्यूल, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। इसमें कितने एटम्स हैं? सर 8 एटम है। किसके? सल्फर के। सर S8, ये नीचे जो नंबर लगा है वो बता रहा है। ये क्या है? एटम है। और ये क्या है? सर अगेन ये क्या है? मॉलिक्यूल है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के नीचे लगा है 2, मतलब 2 एटम हाइड्रोजन का, 2 एटम हाइड्रोजन का, सर 1 एटम सल्फर का, और भैया सर 1 एटम सल्फर का और 4 एटम ऑक्सीजन का। भैया क्या लग रहा है? ये सब चीजें दिख रही हैं? दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? भैया देख, ये दिख रहा है, एटम मॉलिक्यूल दिख रहा है। किसको एटम बोलेंगे, किसको मॉलिक्यूल, पता चल रहा है गाइज? क्या पता चल पा रहा है कि एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या है? बेटा बहुत बेसिक सी बातें बता रहा हूं, क्योंकि भैया यहीं से शुरू होती है कहानी। डन? हाँ हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल एटम में डिफरेंशिएट कर पाओगे। अच्छा एक बात बताता हूं, सर एटम अकेला बंदा एकदम चौड़म चल रहा, अकेला चल रहा है। कुछ लोग अकेला एग्जिस्ट कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग अकेला एग्जिस्ट कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो भैया एटम अकेला एग्जिस्ट करता है, हमेशा अकेला रहता है, वो एग्जिस्ट करे चाहे ना करे। मॉलिक्यूल क्या होता है कि भैया वो किसी ना किसी के साथ भैया अपनी केमिस्ट्री बना लेता है और उसके साथ वो एग्जिस्ट करता है, उसके साथ वो एग्जिस्ट करता है। अब मॉलिक्यूल जो होते हैं बेटा, ध्यान सुनना, मॉलिक्यूल जो होते हैं, ध्यान सुनिएगा बेटा, मॉलिक्यूल जो होते हैं बेटा उनको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बेटा 2 टाइप के होते हैं। ध्यान सुनिएगा जल्दी। हाँ सर, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? वो 2 टाइप के मतलब वो करते हैं, ठीक है? ये देखो मॉलिक्यूल 2 टाइप के, कौन कौन से? देखना बेटा, नोट्स में देखते चलना, साथ साथ में बेटा साथ साथ लिखते चलना है। मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के, कौन कौन से? तो एक को बोलते हैं हम लोग, बोला जाता है, एक को बोला जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और एक का नाम होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है बेटा? मोर देन 1 एटम, मोर देन 1 एटम। अब भैया 2 टाइप के लोग हैं। मैंने बोला तुमको बॉन्ड बनाना, मैंने क्या बोला कि बेटा कल से दोस्ती यारी चालू हो जाती है बैच के अंदर। कुछ लोग होंगे जो दोस्ती यारी में पड़ जाते हैं कि भैया हम तो मतलब तूफानी कर लेंगे। कल से देखोगे ना बैच के अंदर, अभी तो यूट्यूब है, चलो कहीं हो सकता है पहली क्लास है, मम्मी पापा सब साथ बैठे हों, तो जैसे ही मम्मी पापा सब साइड होंगे 1-2 दिन बाद, तो वहाँ पे चालू हो जाता है कि और तुम कहाँ से, तुम कैसे, तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो, ऐसे कन्वर्सेशन चल। मतलब आप एक अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हो बैच के अंदर, आप अकेले पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आप लगे पड़े हो बॉन्ड बनाने में किसी से। तो बेटा बॉन्ड बनाते टाइम भी 2 टाइप की दोस्ती होती है। दोस्ती गलत नहीं है, दोस्ती में भी 2 टाइप की दोस्ती है। दोस्ती कैसी? एक होती है जो भाई टॉपर की दोस्ती हो जाती है, पढ़ने वाले की पढ़ने वाले से, मतलब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि सर मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ, ये देख लीजिएगा, होमो एटॉमिक किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम, या ओनली 1 टाइप काइंड ऑफ एटम्स। मतलब यहां पर देखोगे तो होमो एटॉमिक किसको बोलेंगे? सर इसमें 1 से ज्यादा एटम्स हैं, लेकिन सर ये देखोगे तो इनके एग्जाम्पल्स आपको देख के पता चल जाएगा। जैसे अगर ऑक्सीजन है तो O2, सर ऑक्सीजन O2, फॉस्फोरस P4, मॉलिक्यूल है लेकिन दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं। यहां 4 एटम है लेकिन चारों के चारों ऑक्सी फॉस्फोरस के हैं। सल्फर S8, सर ऐसे कार्बन 60, ये सब क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हो गए। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? होमो एटॉमिक के एग्जाम्पल हो गए। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? सर होमो एटॉमिक के एग्जाम्पल्स हो गए। याद रखिएगा होमो एटॉमिक के एग्जाम्पल्स। डन हो जाएगा।
होमो एटॉमिक एग्जांपल्स कि भैया एक ही टाइप के एटम O2, P4, S8, C60 एटसेट्रा एक ही टाइप के एटम्स होंगे, मतलब इनमें मोर देन वन एटम है, लेकिन जो एक से ज्यादा एटम है वो सिमिलर टाइप का, मतलब जैसे टॉपर है टॉपर के साथ बॉन्ड बना लिया, टॉपर है टॉपर के साथ, बैक बेंचर है बैक बेंचर के साथ, हाँ मतलब यूपी वाला यूपी वाले के साथ, बिहार वाला बिहार वाले के साथ, कर्नाटक वाला कर्नाटक वाले के साथ, हाँ ऐसे करके अपने अपने स्टेट के साथ अपने अपने बॉन्ड बना लिया, दैट इज नोन एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मतलब यहां पर एक ही टाइप का एटम होगा और वो एक से ज्यादा एटम्स होंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, होमो एटॉमिक, पक्का। और भैया अगर मैं तुमसे बोलूं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो ये क्या होगा सर, ये मॉलिक्यूल जो होता है, ये मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ या काइंड ऑफ एटम्स। इसमें एक टाइप के सिमिलर टाइप के एटम्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो वाटर हो गया, सर आप देख लीजिए H2SO4 हो गया, सर ये PH3 हो गया, सर ये ऐसे करके C6H12O6 हो गया। ये सारे एग्जांपल्स देख लो बेटा, होमो एटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक को पहचान पाओगे, होमो एटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, होमो एटॉमिक किसको बोलते हैं, हेट्रोएटॉमिक किसको बोलते हैं, पता चल पा रहा है, होमो एटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक किसको बोलते हैं, पता चल पा रहा है, सर ये पता चल पा रहा है, डन। अरे और भी होंगे भाई, अब मैं जितना दो चार एग्जांपल लिखवाया जहां एक से ज्यादा एटम्स हो, जहां पर एक टाइप के एटम्स है उसको होमोएटॉमिक, जहां एक से ज्यादा टाइप के एटम्स है उसको क्या बोल दिया, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, उसको हम लोग क्या बोल दिया, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डन 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 डन। नहीं ऑक्सीजन बेटा वो ऑब्वियस है ना, कुछ एटम्स होते हैं अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाते, बहुत छोटे हो जाते हैं ना, फिर वो हो जाएगा सर। अरे श्योर हो, हाँ श्योर है। मैटर क्या होता है, मैटर बताऊंगा भाई, मैटर का अपना मैटर है, लेकिन पहले तुम 9th-10th की कुछ बातें याद करवाता हूं तुम्हें, इसलिए मैटर की बात अभी कल करूंगा, कल आऊंगा मैटर लेके आऊंगा, कल नहीं मतलब परसों मैटर बताया जाएगा। जो मैटर बोल रहा है कि मैटर क्या होता है, उसका भी मैटर होगा, सबका मैटर होगा, टेंशन मत लो तुम। पहले अभी जो बेसिक चीज याद दिला रहा हूं, जैसे मैंने केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई, केमिस्ट्री की एप्लीकेशन बताई, बेटा अभी तो वार्म अप करवा रहा हूं। मैंने क्या बोला, मैं तो तुमसे रेगुलर CPR मांग रहा हूं, खाली रेगुलर रहना, थोड़े दिन बाद 5 से 10 दिन बाद ना अपने आप फिर वो पीछे नहीं जा पाओगे, फिर इसीलिए बोलो अभी आराम आराम से चलते चलो। ये देखो यहां पर एक वर्ड यूज होता है दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी। सर एटॉमिसिटी का मतलब क्या होती है, एटॉमिसिटी को अगर सीधा सीधा नाम लिखे तो नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। एटॉमिसिटी सिंपल सा डेफिनेशन, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। एटॉमिसिटी तुमसे पूछूं मैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट को क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। एक बात बताओ, इसको देख के तुम क्या बता सकते हो, कितने लोग हैं जिसको इसका आंसर आ जाएगा। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर, कितने लोग हैं जिसमें पता चल पा रहा है, सर ये कितने लोग हैं जिनको पता चल पा रहा है कि एटॉमिसिटी बेटा क्या होती है। जो ये नीचे नंबर लिखा होता है, जो ये नीचे नंबर लिखा होता है, सर इसको देख के क्या आप बता सकते हो, सर ये जो नंबर लिखा होता है वही तो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अरे सर वही तो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। चलो एटॉमिसिटी बता सकते हो, सर पहले वाले का आंसर कितना आएगा, कितना कैसे पता चला, अरे फॉर्मूला के नीचे नंबर लिखा है, यही तो बताता है कि भैया कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं। सर एटॉमिसिटी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं आपके पास। ये देख लो एसिड में 8 सल्फर के एटम्स हैं, सर इसको देखो C12H22O11, बेटा घर में जो चीनी खाते हो, जो सुक्रोज आप खाते हो, वो सुक्रोज का फॉर्मूला ये है। घर में जो चीनी खाते हो ना बेटा आप, शुगर जो खाते हो, शुगर का फॉर्मूला ये होता है C12H22O11। डन, अरे हो जाएगा, क्या आंसर निकल के आएगा, कार्बन कितना, कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है 12, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है सर 22, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है 11,
भैया पता चल रहा है एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, एटॉमिसिटी का मतलब पता चल रहा है क्या होता है एटम। एटम और कंपाउंड, बेटा जब कंपाउंड एलिमेंट कराऊंगा ना तो बताऊंगा, अभी एटम मॉलिक्यूल करा रहा हूं तो एटम मॉलिक्यूल। तुम हमेशा, तुम कुछ लोग को आदत है या तो फ्यूचर में जीते नहीं तो पास्ट में जीते। फ्यूचर में सर एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड, जब मॉलिक्यूल कंपाउंड कराऊंगा तो कराऊंगा बाबू, भूलो मत, कराऊंगा एलिमेंट कराऊंगा, कंपाउंड्स भी कराऊंगा, मैटर भी कराऊंगा। फ्यूचर की बात तुम मत करो, अब पास्ट की बात मत करो, बीच में अभी जो चल रहा है उसको एंजॉय करो, बीच में मत रहो मतलब एज अ फ्यूचर सर ये कब होगा, पीछे का कब होगा, अरे बीच का जी, अभी अभी जो हो रहा है ये देख सर, ये देख ले। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं टोटल एटॉमिसिटी पूछता, टोटल एटम्स पूछ लेता, टोटल एटॉमिसिटी, तो मुझे बताते टोटल एटॉमिसिटी ऑफ सुक्रोज अगर मैं पूछ लेता कितने लोगों का आंसर आएगा, जल्दी से जल्दी बताओ टोटल एटॉमिसिटी क्या होगा, टोटल एटॉमिसिटी क्या होगा, जल्दी से जल्दी बता दो टोटल एटॉमिसिटी क्या होगी। एटॉमिसिटी होती है बेटा नंबर ऑफ एटम्स जो आपके पास दिख जाएंगे, जल्दी हो जाएगा। टोटल एटॉमिसिटी भैया सर 12 प्लस 11 प्लस 22 आप जोड़ेंगे तो भैया कितना हो गया, 45 आ रहा है। डन, सबके एटम जोड़। अच्छा तुम आज क्या सीख के जा रहे हो, तुम मुझे बस ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कोई चीज लिख के दूं, अगर मैं तुम्हें कोई चीज लिख के दूं तो तुम उसके बारे में दो तीन बातें तो बोल ही सकते हो, दो तीन बातें तो बोल ही सकते हो। वो कौन सी बातें हैं, ध्यान सुनिएगा, वो कौन सी बातें, जैसे मैंने अगर ये लिख दिया और मैंने ये लिख दिया, कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ साथ कुछ बातें लिख पाएंगे। P4 को देखो तो P4 को आप क्या लिखोगे कि सर ये कौन सा मॉलिक्यूल है, एटम है कि मॉलिक्यूल है, सर ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्या ये मेरे साथ साथ आप लिख सकते हो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस के एटम है तो एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस पूछ रहा हूं तो कितना लिख पाओगे, 4 लिख पाओगे। एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस कितना लिख पाओगे, 4 लिख पाओगे पक्का। ये एटम मॉलिक्यूल का डिफरेंस। सर ये मॉलिक्यूल है कि एटम है, ये बताओ, ये मॉलिक्यूल है कि एटम है, सर ये मॉलिक्यूल है कि एटम है, मुझे बस इतना बता दो, ये मॉलिक्यूल है कि एटम है। और अगर मॉलिक्यूल है तो क्या लिख सकता हूं, क्या इसको मैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल लिख सकता हूं। बेटा एक से ज्यादा एटम हुए तो भैया मॉलिक्यूल कहलाता है, और एक से कम हो गए तो भैया मतलब एक हो गया तो एटम। सर ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, सर इसकी एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, अगर हम बात करें एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस 4 होगी, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी बेटा कितनी होगी सर 10 होगी। अगर मैं टोटल एटॉमिसिटी पूछ दूं तो वो कितनी होगी, क्या ये सब बातें आप किसी भी कंपाउंड को, किसी भी फॉर्मूले को देखोगे, क्या किसी फॉर्मूले को देख के तुम ये सब बातें सोच पाओगे। श्योर हो भाई, सच सच बताना, क्या तुम किसी फॉर्मूले को देख के, किसी का भी फॉर्मूला देखो, किसी का फॉर्मूला देख के तुम क्या ये सब बातें सोच सकते हो, क्या ये सब बातें सोच पाओगे कि एटॉमिसिटी होती है, ये होता है। श्योर हो, बोलोगे तो मैं भैया एक क्वेश्चन दूंगा और सब लोग लिखेंगे, उसके बाद अगली क्लास में कल से मिलेंगे। क्या ये सब चीजें लिख सकते हो, मुझे बस इतना बता दो। कार्बन ऐसे लिखा है, ये एटम है कि मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन ऐसे लिखा है और CH4 लिखा है, इसके बारे में कमेंट करो बेटा। CH4 लिखा है, ये सब बताओ, दो दो लाइन सबके बारे में लिख के दिखाओ मुझे। आज की क्लास करने के बाद क्या ये आप 2 लाइन लिख सकते हो। कार्बन क्या है, एटम है। कार्बन क्या है सर, लिखो फटाफट लिखो कि सर ये क्या है, एटम है। हाइड्रोजन क्या है, एटम है। सर ये क्या है बताओ, CH4, ये क्या है, और कार्बन 60 भी लिख देता हूं। जल्दी जल्दी बताओ इनके बारे में, सबके बारे में। एटम है, होमोएटॉमिक है, हेटेरोएटॉमिक है, मॉलिक्यूल है तो कैसा मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है, बता सकते हो। डन। सर ये दोनों तो एटम हो गए, अकेले हैं, एटम है। सर ये क्या है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है सर, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है।
अब इसके बारे में आप लिखना शुरू करो। भैया खुद से पेन चलाना पड़ेगा, अदरवाइज सोचोगे कि सर लिख रहे हैं, ठीक ही लिख रहे होंगे। भाई साहब, मेरे लिखने से या पड़ोस के वाले लिख के लिखने से आपकी कॉन्सेप्ट की गारंटी नहीं है भैया। जब तक साथ साथ लिखोगे नहीं कि भैया क्या हो रहा है। टोटल एटॉमिसिटी भी आप लिख सकते हो। टोटल एटॉमिसिटी कितनी है ओवरऑल? 5 है, ऐसा लिख सकते हो। ये क्या है सर? अगेन हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है? हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। बेटा आप खुद से लिखो, आंसर बस मैच करो। ये आदत डालो कि सर मैं खुद से लिखूंगा। आपने बताया, अब मैं खुद से लिखूंगा। यहां पर देखोगे आपसे मैं अलग अलग लोगों की एटॉमिसिटी पूछ सकता हूं। एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन सर यहां पर 6 है। एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन यहां पर कितना होगा सर? एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन बेटा यहां 12 है। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे तो एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन 6 है। अगर टोटल एटॉमिसिटी पूछ दूं तो टोटल एटॉमिसिटी बेटा आपका यहां पर देखोगे तो 6 + 12 कितना हो गया? 24 हो गया। लिख सकते हो ये सब सर? ये सब लिख सकते हो बेटा। डे 1 पे आज हमने कहानी शुरू करी है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि इजी है, बट ये सारी चीजें 1-2 क्लास के बाद आपको लगेगा कि भैया सर ने क्यों इतना बेसिक से स्टार्ट किया था। क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैं पूछने वाले थे भैया पूछूंगा कि ये बताओ ये क्या है सर। अब आपको यहां पर एक ही बंदे की एटॉमिसिटी देखनी है। क्यों? क्योंकि ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है सर। इसमें एटॉमिसिटी सिर्फ एक ही बंदे की देखी जाती है। क्यों सर? यहां पर एक ही टाइप के एटम्स हैं। कितने हैं? 16। इसको बकमिंस्टर फुलरिंग बोलते थे, याद करो। बकमिंस्टर फुलरिंग याद है? बकमिंस्टर फुलरिंग बोला जाता है। तो भैया ये छोटी छोटी और प्यारी बातें याद रखना, ठीक है। आज हमने एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस जाना है। अगली क्लास में बेटा मिलेंगे हम लोग, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग करेंगे कुछ और भी बेहतरीन बातें, ठीक है। टाइम हो गया है तो अब चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए। होमवर्क बेटा आज कुछ नहीं, आज बस मैंने आपको कुछ बातें बोली हैं। क्लास करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, स्कूल के साथ कैसे मैनेज करना है, बहुत सारा मोटिवेशन दिया है। प्लीज आप उसके लिए अपना मेंटल स्टेट बनाइए कि कैसे मैं मैनेज करूंगा। क्या मैं ये प्रॉमिस जो मैंने आपसे प्रॉमिस करवाया था, क्या वो प्रॉमिस मैं फुलफिल कर पाऊंगा? मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करूंगा। आपका होमवर्क बस इतना ही है कि आज आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, अपने दोस्त के साथ बैठिए, भाई बहन के साथ बैठिए और ये डिस्कस कीजिए कि क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं जो टीचर्स बोल रहे हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं। आप हमारे बारे में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे इन सब जगह पर मिल जाएंगे। आज बेटा ना कोई होमवर्क है ना डीपीपी है। क्यों? क्योंकि कल से फिर अपने बैच में हम लोग मिलेंगे ऐप के अंदर, वहां पर बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए भाई साहब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक बाय बाय, एंजॉय करो।